हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हो? जी हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बताइए लाइफ में सब मौज बहार है कि नहीं? जी मैम सब एकदम बढ़िया चल रहा है, सब एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, लाइफ एकदम क्लासिक चल रही है। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू। आप सभी लाइफ में बहुत आगे जाओ, खूब सारी सक्सेस अचीव करो और जल्दी से अपने एम को अचीव कर जाओ। जल्दी से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लाइफ में सेटल्ड हो जाओ। भगवान आप सबको बहुत खुश रखें, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। चलिए जी, अब हम करते हैं टॉपिक स्टार्ट। चलिए आज का मैम क्या टॉपिक होगा? हमने लास्ट क्लास में किया था 36 किया था, सेक्शन नंबर 37 किया था और सेक्शन नंबर 48 किया था। ये तीन चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। आज की क्लास में हम पीजीवीपी के और सेक्शंस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जनरल पीजीवीपी हमारा हो जाएगा। फिर हम प्रिजम्पटिव स्कीम वाली बातें करेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना, कंपोजिशन स्कीम जैसे जीएसटी में, वैसे ही यहाँ पर भी एक प्रिजम्पटिव स्कीम होती है, वो स्कीम पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके जी मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा। आप सभी के पास मेरा पर्सनल वॉइस मैसेज वाला नंबर है। जिसके पास जो क्लासरूम स्टूडेंट्स नहीं है उनके पास मेल आईडी है। चलिए जी आगे बढ़ जाएं क्या? जी मैम अब आप आगे बढ़ सकते हो, हमको समझ आ गया कि अब क्या होगा। चलिए आज ये पीजीबीपी चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा ओवर हो जाएगा, लेकिन प्रिजम्पटिव स्कीम रह जाएगी और उसके बाद हमारे 2 लेक्चर लगेंगे प्रिजम्पटिव स्कीम पे, फिर ये पीजीबीपी ओवर हो जाएगा। फिर आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी, आप सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको फाइल मिल जाएगी। हालांकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये नोट्स भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहां से इसको भी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से हाईलाइट कीजिए, पढ़िए, मजे कीजिए। ठीक है जी मैम, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में किया था सेक्शन नंबर 36 मैंने आपको बताया था कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन की बातें करता है। हालांकि ये कल भी रिवाइज करा दिया था, आज फिर से रिवाइज कराऊंगी। स्पेसिफिक डिडक्शन यहाँ पे पर्टिकुलर नाम से बताई गई है। कैसी कैसी डिडक्शन मैम यहाँ पर बताई गई है? यहाँ पर कुछ ऐसी डिडक्शन बताई गई है, जैसे कि सोचो आप एक बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस में जितना भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, आप उस क्लोजिंग स्टॉक को इंश्योर करा सकते हो कि नहीं? जी करा सकते हो। तो जब आप उस क्लोजिंग स्टॉक को इंश्योर कराओगे तो आपको एवरी मंथ क्या भरना पड़ेगा? प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो प्रीमियम भरना आपका खर्चा था, तो वो प्रीमियम जो आप भर रहे हो वो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए कोई प्रीमियम देते हो, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस ले रखा है और हेल्थ पर प्रीमियम दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम भरना पड़ेगा और वो प्रीमियम भी आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जी कि वो जो प्रीमियम आप भर रहे हो वो कैश में नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैश में भर दिया तो आपको अलाउ ना हो पाएगा। पॉइंट नंबर 3 पढ़ाया था कि जो बोनस कमीशन दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो वो एम्प्लॉयर का खर्चा है और वो एम्प्लॉयर को अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साथ में हमने किया था 43B, जिसमें हमने क्या किया था कि एक्चुअल में जब पे किया जाएगा तब अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। तो आप मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। ये जो भी बच्चा सिर्फ आज की क्लास कर रहा है वो आज की ना करके पहले जाके डिटेल्ड क्लास देखो। इस टॉपिक पर विद लॉजिक समझाया गया है। आज तो बस 3-4 मिनट लगा के रिवीजन होगा, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम। अब है हमारा नेक्स्ट, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने बिजनेस में जितने भी की एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्संस होते हैं, उन सबके लिए अगर इंश्योरेंस लेते हैं और वो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम भी क्या होगा इनका? उस प्रीमियम पर भी इनको डिडक्शन मिल जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए जी मैम, पक्की बात समझ आ रही है? ओके जी। फिर मैंने आपको इंटरेस्ट की बात की थी। अगर आप अपने बिजनेस में बाहर से थर्ड पर्सन से पैसा लेते हो और अपने बिजनेस में उस पैसे को लगाते हो, आप एज अ कैपिटल उस पैसे को यूज करते हो, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट भी आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी था सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 43B। फिर मैंने आपको बताया था आपको सोल प्रोप्राइटरशिप हो, अपने घर से लाके अपने बिजनेस में पैसा लगा देते हो। आपने किसी आउटसाइडर से नहीं लिया है, आपने अपने घर का पैसा उठा के अपने बिजनेस में लगा दिया और अपने नाम से इंटरेस्ट निकालना शुरू कर दिया। उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिल पाएगी जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी।
नेक्स्ट क्या है कि सपोज करो कि आपने क्या किया, कोई भी असेट एक्वायर किया। जब आप असेट को एक्वायर करते हो तो अमाउंट को बोरो कर रहे हो, आपके पास पैसा वैसा है नहीं, बैंक उधर से देख रही है और मिस्टर एक्स के पास पैसा नहीं है, असेट एक्वायर करने जा रहे हैं, बुलाओ उनको, हम लोन देंगे पर इंटरेस्ट पे देंगे। तो उस केस में आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हो। लेकिन अगर अप टू पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट है तो वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। आफ्टर पुट टू यूज का इंटरेस्ट है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने बात की थी डिस्काउंट की। तो जो भी डिस्काउंट होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स पर, जो भी डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट भी आपको अलाउ कर दिया जाता है, पर वो प्रो राटा बेसिस पर अलाउ किया जाता है। यानी कि जितना भी डिस्काउंट है उसको टुकड़े 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 करके उसकी ओवर द लाइफ बांट दो। लाइफ का मतलब है जिस दिन बॉन्ड को आपने इश्यू किया और जिस दिन उनकी रिडेम्पशन हुई या मेच्योरिटी हुई उस डेट तक का सारा पीरियड ले लो और उस पीरियड में इक्वली उस खर्चे को एवरी ईयर डिवाइड कर दो। एवरी ईयर इक्वल पार्ट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अगर आरपीएफ में, सुप्रा एनुएशन फंड में, तो ये जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। सब्जेक्ट टू 43 का क्या मतलब है, 43B का क्या मतलब है, जब एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तो ये भी उसको अलाउ कर दिया जाएगा। फिर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय बाय कटिंग द अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, लेकिन डिपॉजिट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर डिपॉजिट कर रहा है। तो अगर ये अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, ये वर्ड था या फिर कोई और वर्ड था, बताइए मैम। ये वर्ड था कि उसको बिफोर द टाइम ऑफ द रेलिवेंट एक्ट अगर डिपॉजिट कर दिया है, यानी कि आरपीएफ का अपना पर्टिकुलर एक्ट है, उसमें कोई आपको टाइम लिमिट दी गई होगी, आपको नहीं याद रखनी, ना ही आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर वो जो टाइम लिमिट पर्टिकुलर एक्ट में बताई गई है उस टाइम लिमिट तक आपको ये पे करना है। अगर आप पे कर देते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न की टाइम लिमिट नहीं है, माइंड में रखिएगा, स्ट्रेस लेके इस चीज को माइंड में बिठाइएगा कि यहाँ पर रिटर्न की टाइम लिमिट नहीं है, रिटर्न की लास्ट डेट तक नहीं डिपॉजिट करना है। यहाँ पर कब तक डिपॉजिट करना है आपको, ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉयर को जो डिपॉजिट करना है उसकी लास्ट डेट क्या है, जो उस पर्टिकुलर एक्ट में, आरपीएफ के एक्ट में जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर डिपॉजिट करोगे तो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। एग्जाम में क्लियर कट लिख के आएगा कि विद इन टाइम डिपॉजिट किया कि नहीं किया। चलिए जी, ग्रेच्युटी फंड का मैंने आपको बताया था कि अगर एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी फंड में अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ये भी सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 43B ही अलाउड होगा। बताया था कि नहीं जी मैम, बताया था। इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम की बातें पड़ी थी। न्यू पेंशन स्कीम 80CCD में जब मैंने रेफर कर दी थी तो मैंने कहा था अगर एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है 80CCD में ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय तो अप टू द 10% ऑफ द सैलरी विल बी अलाउड टू द एम्प्लॉयर। सैलरी का क्या मीन्स था मैम, यहाँ पर सैलरी का मीनिंग था बेसिक सैलरी प्लस डीए। कौन सा वाला डीए, डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके मैम। फिर हमने फैमिली पेंशन की, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की बात बोली थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कीवर्ड याद रखना कि जो फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंडिचर्स हैं वो इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कंपनी को अलाउड किए जाएंगे। अब कंपनी हो सकता है वो कैपिटल नेचर के भी खर्चे कर दे, हो सकता है वो रेवेन्यू नेचर के भी कर दे। अगर कैपिटल नेचर के करेगी तो 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा। कितने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा और 5 इंस्टॉलमेंट में इक्वल 5 ईयर तक अलाउ कर दिया जाएगा। बट अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा इनकर किया है बाय द कंपनी तो उस खर्चे को पूरा का पूरा जिस साल में इनकर किया है उसी साल में अलाउ कर दिया जाएगा। फिर बात आती थी कि मैम अगर प्रॉफिट जो है वो एडुकेट ना हो, दैट मीन्स बिजनेस के जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है और जो हमने फैमिली प्लानिंग पे खर्चा कर दिया वो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब आप तो अब उस प्रॉफिट से उस खर्चे को सेटअप ही नहीं कर पाओगे, खर्चा तो आपका बहुत सारा है। तो उस केस में लॉ ने क्लियर कट बोला कि ऐसे केस में आप खर्चे का वही ट्रीटमेंट करो जो आप डेप्रिसिएशन का करते हो। दैट मीन्स खर्चे को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर जाओ, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट से सेटअप करो। मैम अगर नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं होता तो फिर से कैरी फॉरवर्ड कर जाओ। मैम ये कैरी फॉरवर्ड का जो प्रोसेस है हम इसको कितने साल तक चला सकते हैं, इसको सालों भर सालों चला सकते हो, मतलब इन्फिनिटी पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है जैसे हम डेप्रिसिएशन में करते थे।
ठीक है जी मैम। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताइए, कि जो नॉन कॉर्पोरेट एसेट्स है दैट मीन्स वो कंपनी नहीं है। कंपनी तो यहाँ पर आ गई, अगर वो कंपनी नहीं है और फिर वो पर्सन अगर फैमिली प्लानिंग पे खर्चा कर देते हैं तो फिर ये खर्चा उनको अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन बताइए 32 एज अ डेप्रिसिएशन उनको अलाउ हो जाएगा, कैपिटल नेचर का खर्चा। लेकिन अगर वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा कर दे तो अंडर सेक्शन 37 उनको ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए। और फिर हमने बैड डेट्स की बातें की थी, तो मैंने बोला था कि जो बैड डेट्स है वो अलाउ हो जाएगी, लेकिन बैड डेट्स को आपने कंसीडर किया होना चाहिए। बैड डेट्स इरिकवरेबल हो चुकी हो पूरी तरह से, और बैड डेट्स जब आप क्लेम कर रहे हो एज अ डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो जो बिजनेस है वो इन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है जी, आपने बैड डेट्स का खर्चा अलाउ कर लिया, लेकिन इन सब्सिक्वेंट ईयर आपको क्या होता है, बैड डेट्स का रिकवरी हो जाता है। तो जब बैड डेट्स जो कि आपने अलाउड करा के खर्चा का फायदा उठा लिया, वो खर्चा आपको क्या हो गया, एज अ इनकम आपको मिल गया एज अ इनकम वो बैड डेट्स की आपके हैंड्स में रिकवरी हो गई, तो अब तो वो आपके हैंड्स में इनकम बन गई। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, अगर आपको अलाउड वाले बैड डेट्स की रिकवरी हो जाती है तो वो इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, अंडर पीजीबीपी हैड टैक्सेबल होगी। एक बात और सुन लो, चाहे आपका बिजनेस इन एग्जिस्टेंस हो चाहे बिजनेस एग्जिस्टेंस में ना हो, मतलब कि आप बिजनेस बंद कर चुके हो, काम धंधा शट कर चुके हो, स्टिल आपको बैड डेट्स की रिकवरी पर इनकम टैक्स भरना होगा, अंडर पीजीबीपी हैड भरना होगा। फिर मैंने आपको बताया था एसटीटी और सीटीटी के बारे में। एसटीटी के बारे में बताया था कि शेयर्स की ट्रेडिंग पर लगता है, कमोडिटी की ट्रेडिंग पे सीटीटी लगता है। कमोडिटी की ट्रेडिंग में क्या क्या आता है सब लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आप प्लीज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हर एक चीज डिटेल में यहाँ पर रिवाइज कराऊंगी। रिवाइज उतना कराती हूँ जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लॉजिक्स होते हैं, चीजों के पीछे जो बातें छिपी होती हैं, चीजें यहाँ पर क्यों आई हैं, वो सारी बातें हम डिटेल डिस्कशन में कवर करते हैं। रिविजन में उतना कवर करते हैं जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मैम। एसटीटी और सीटीटी और एसटीटी जो भी पे कर रखा है, एम्प्लॉयर ने पे कर रखा है, अपने बिजनेस में पे कर रखा है, अपने बिजनेस के लिए पे कर रखा है, किसी भी पर्सन ने पे कर रखा है, पर अपने बिजनेस से रिलेटेड जब उसने ये शेयर्स में ट्रेडिंग किया था, बिजनेस में उसने कमोडिटी में ट्रेडिंग किया था, तो उसने ये जो टैक्सेस पे किए होंगे एज अ एक्सपेंस, उसको ये टैक्सेस अलाउ कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, फिर हमने सेक्शन नंबर 37 पढ़ा था, हम रुके नहीं थे, हम पढ़ते चले गए थे। हमने सेक्शन नंबर 37 पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था, क्या सीखा था मैम, हम सच्ची बता रहे हो, हमको तो कुछ याद नहीं रहता कि हम क्या पढ़ते हैं, तभी तो बोलती हूँ ढीठ होते जा रहे हो बच्चा, पढ़ा करो। क्यों नहीं पढ़ते हो, देखो ना, 2 बार चीजें पढ़ लोगे ना टिप्स के आ जाएंगी। थोड़ा अपनी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कर लिया करो, थोड़ा अपने माइंड में इस चीजों को बिठाओ, चीजों को सोचो, एनालिसिस करो, थोड़ा सा माइंड में बिठाओ, उनको टाइम दो, कैसे चीजें फटाफट से आपके ग्रिप में आएंगी देखना। ठीक है जी मैम, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस हम थोड़ा सा डिमोटिवेट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच बीच में, वरना तो मैम हम पढ़े ना तो सच्ची बता रहे हैं हमारी रैंक आ जाए। ऑब्वियसली आप जैसे बच्चों की ही रैंक आती है जी, रैंकर्स कोई अलग से आसमान से नहीं आते। जिसकी रैंक आनी होती है ना, बिलीव मी, उसको पता भी नहीं होता कि मेरी रैंक आने वाली है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी मेहनत लगी होती है, जो उसकी रातें लगी होती है ना, उनकी वजह से उसकी रैंक आती है। हिडन पावर पर अगर बिलीव करते होगे तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। कहते हैं ना कि जो हिडन आईज है, हिडन पावर है, जो आपको देख रही है, वो आपको नहीं देख रही, वो आप जो मेहनत कर रहे हो उसको देख रही है। और वो मेहनत कब काम आएगी, पेपर हॉल में काम आएगी। लिख के देती हूँ, अगर आपने ऑन चेयर डेली 12-12, 13-13 घंटे 14 आवर्स एग्जाम से 2 मंथ पहले पढ़ रहे हो, कोई नहीं रोक सकता आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने से। क्योंकि फिर पेपर चाहे कितना भी टफ आ जाए, आपका कितना भी बेकार पेपर क्यों ना चला जाए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और ये फैक्ट है, ये होता है, क्योंकि हिडन पावर जो देखती है उसका जो कमाल है वो पेपर हॉल में समझ आता है। फिर पेपर कितना भी आपको टफ क्यों ना लगे, मैं बात लिख के दे सकती हूँ इस चीज को, अगर आपने मेहनत की है ना, आप पास हो जाओगे। पास ही नहीं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है ऑन टेबल, तो फिर आपकी रैंक भी आएगी। चलिए जी, बढ़े आगे। जी मैम, अब बढ़िए, हम आज बहुत डिमोटिवेट थे, पर अब हम मोटिवेट हो गए, अब हम आज से पढ़ेंगे। पढ़ो, डाउट्स पूछो, दोनों काम करो। ठीक है जी। जी मैम, चलिए। इसके बाद हमने बातें की थी जनरल डिडक्शंस की। जनरल डिडक्शन में मैंने बोला था कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर खर्चा
जो कि आपने किया अपने बिजनेस प्रोफेशन में किया, लेकिन वो जो खर्चा है ना, वो खर्चा 30 to 36 की सीरीज में कहीं भी कवर नहीं हुआ। आप सबको पता होगा 30 to 36 में हमने नाम से खर्चे याद किए हैं, नाम से खर्चों को समझा है, पर्टिकुलर नेम का खर्चा पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर सीखा है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सेक्शन नंबर 37 जनरल खर्चों की बातें करता है, जिनका नाम आपने कहीं नहीं देखा, वो खर्चे इसमें आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 37 बोलता है कि अगर कोई खर्चा हुआ है, वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, वो खर्चा बिजनेस के लिए होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसको इनकर नहीं करोगे बिजनेस नहीं चलेगा। वो खर्चा एक्सक्लूसिवली आपने फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ही किया है, और वो खर्चा आपका पर्सनल खर्चा नहीं है, प्लस वो खर्चा लॉ में किसी भी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। उस केस में वो पूरा का पूरा खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब बात आप सबको समझ आई कि नहीं आई बताइए मेरे को। जी मैम आई। एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए थे मैंने आपको। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बताइए यहाँ कवर होगा कि नहीं। जी मैम होगा। जो हम घर में लाइट यूज कर रहे हैं, पानी घर में नहीं सॉरी दुकान में शॉप में पानी यूज कर रहे हैं, खर्चा अलाउ होगा कि नहीं। जी बिल्कुल होगा। मिसलेनियस खर्चों में स्टेशनरी एक्सपेंसेस की बात कर सकते हैं, यहाँ पर अलाउ होगा कि नहीं होगा। बिजनेस पर्पज से कहीं पर जा रहे हो, कोई भी ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, अलाउ होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा। आपने क्लाइंट को बुलाया ऑफिस में, क्लाइंट के लिए कुछ आपने फूड वगैरह ऑर्डर किया, तो बेसिकली वो खर्चा अलाउ होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा। आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, एक बिजनेसमैन ने अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा किया, तो वो खर्चा भी अलाउ होगा। आपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा किया, वो भी अलाउ होगा। स्टाफ वेलफेयर में कोई भी खर्चा किया, वो सब अलाउ होगा। ये सारे जनरल हेड में आ जाएंगे। बस आप ये कंडीशन लगाना कि वो खर्चा एक्चुअल में खर्चा है, खर्चा बिजनेस के लिए जरूरी था, कैपिटल नेचर नहीं है, पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं है, लॉ में प्रोहिबिटेड खर्चा नहीं है, और खर्चा एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही हुआ है। तो वो खर्चा अंडर सेक्शन 37 इनकम टैक्स में आपको अंडर पीजीबीपी हेड अलाउ कर दिया जाएगा। इतनी बातें हमने सीखे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट के अंदर डाली हुई है कि अगर आप पेनल्टी पे करते हो, इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ आपको अलाउ नहीं होगी। आप पेनल्टी और इंटरेस्ट पे करते हो अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, अंडर किसी भी डायरेक्ट टैक्स के अंडर, तो वो इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होगी। फिर हमने सीखा था कि अगर आप कोई भी पेनल्टी पे कर रहे हो ड्यू टू कंपनसेशन, ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनसेशन इन द बिजनेस, आपने बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रखा था, उसमें आपको एज अ कंपनसेशन कोई पेनल्टी पे करना पड़ रहा है, तो वो आपको अलाउ हो जाएगा क्योंकि वो बिजनेस के रिलेशन में है। फिर एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो इनकम टैक्स है वो कभी अलाउ नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स। इनकम टैक्स किसी बिजनेस के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है जी। अब फिर एक बात और बताई थी कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो कहीं से लोन लेके, तो उस लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, वो इंटरेस्ट भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इतनी बात करने के बाद हम बात आई थी सीएसआर पे। सीएसआर में हमने क्या पढ़ा था? सीएसआर में हमने पढ़ा था कि अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, आपको करना पड़ता है, बेसिकली कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ता है। नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होता है 2% अप्रोक्सीमेटली, आपको करना ही होता है एवरी ईयर कुछ पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जिन पे थ्रेशोल्ड लगाई गई है। अगर वो अपनी थ्रेशोल्ड को पूरा कर जाते हैं तो कितनी थ्रेशोल्ड है, कितना क्या है, ये सब लॉ का मैटर है, हम यहाँ याद नहीं रखेंगे। स्टिल मैंने कल आपको इसका आइडिया पूरा दिया था। तो इस केस में क्या होता है कि अगर सीएसआर में आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो लॉ मेकर बोलते हैं उस खर्चे को आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की बातें की थी कि पॉलिटिकल पार्टी में पैम्पलेट्स वगैरह में आप अपना एडवर्टीजमेंट करते हो, पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी तरह से आप अपना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हो, वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी में आप डोनेशन देते हो, एज अ खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, बट वो डोनेशन एज अंडर सेक्शन 80 GGB और 80 GGC आपको अलाउ हो जाएगी। और जब डिडक्शन 80 GGB और 80 GGC वाली, आप सबको पता है ये 80C to 80U की कैटेगरी में आ जाती है। चैप्टर 6 वाली डिडक्शन है इनकम टैक्स की। जी मैम। और ये डिडक्शन जब भी आपको अलाउ होती है तो ये पर्टिकुलर हेड में अलाउ नहीं होती, ये तो GTI में से अलाउ होती है, ग्रॉस टोटल इनकम में से अलाउ होती है। और आप सब जानते हो कि GTI क्या होता है, तो एक बार मैसेज करके बता दो मैम। GTI मीन्स सभी हेड्स का टोटल। वेरी गुड। बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ जी, इतने सिंपल वर्ड्स में आपके सामने लॉ की डिकोडिंग करती हूँ यहाँ पर, इतने सिंपल वर्ड्स में कि आपके माइंड में फिट होना चाहिए। अब फिट क्यों नहीं हो रहा बताइए ना। मैम अब हो रहा है, सच्ची बोल रहे हैं, फिट हो रहा है। देखो मेरे पास जो बच्चों के मैसेजेस आते हैं, रियली मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है और मुझे खुशी मिलती है कि उनके माइंड में फिट हो रहा है। एवरी क्लास के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स बताते हैं मैम सीरियसली बातें फिट हो गई दिमाग में,
सच्ची मुच्ची बोल रहे हैं मैम, हमको समझ आ रहा है। आप ये मैसेज करते हो ना, आपके लिए शायद, मुझे नहीं पता आपको मैसेज करते टाइम कितना खुशी मिलती होगी, बट मेरे को तो बहुत मिलती है जब मैं आपका मैसेज सीन करती हूँ। चलिए जी, आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने 40A किया था। 40A में हमने क्या किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 40AI में हम किस किस की बातें कर रहे हैं, इंटरेस्ट की, रॉयल्टी की, टेक्निकल फीस की और कोई भी सम की, बट हमने यहाँ पर सैलरी नहीं लिया। सैलरी को हटा के हम अलग सेक्शन में ले गए थे। क्या लॉजिक था बताया था, अभी फिर भी बताऊंगी रिवीजन में। अगर आप इंडिया में हो, आपका बिजनेस इंडिया में चल रहा है, आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया, रॉयल्टी पे किया, टेक्निकल फीस पे किया, या फिर कोई भी ऐसा सम पे किया जो कि सामने वाले के हैंड में इनकम बन रहा है, इनकम टैक्स में चार्ज हो रहा है, लेकिन वो पर्सन जिनको आपने पे किया वो इंडिया में नहीं रहते, वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, या फिर उनकी फॉरेन कंपनी है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है मैम, अब वो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दे, तो गवर्नमेंट इस केस में बोलती है कि वो जब टैक्स देगा, पता नहीं कैसे देगा, उसका जो अलग ही लॉ एक चलेगा। लेकिन सुन पर्सन, जो तू तो इंडिया में रहता है ना, तेरा बिजनेस है ना, तू उसको पेमेंट कर रहा है ना, तो तू जो उसको पेमेंट कर रहा है उसमें से टैक्स पहले ही डिडक्ट कर ले। सॉरी, आई एम सॉरी, तू टैक्स पहले ही डिडक्ट कर ले और इस टैक्स को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दे। अगर विद इन टाइम, यहाँ पर विद इन टाइम है, यहाँ पर विद इन टाइम का मतलब है रिटर्न की ड्यू डेट से पहले अगर तूने टैक्स डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दिया, तो ये जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस तूने पे किया है सामने वाले को, तेरे को ये खर्चा हम अलाउ कर देंगे। लेकिन कब अलाउ करेंगे, तू टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कराएगा। अगर तूने डिडक्ट नहीं किया, तेरे को खर्चा अलाउ नहीं होगा। चल सुन बिजनेसमैन, अगर तूने डिडक्ट भी कर लिया पर तूने डिपॉजिट नहीं कराया, तब भी तेरे को खर्चा अलाउ नहीं होगा। बट बिजनेसमैन, अगर तूने आफ्टर रिटर्न फाइलिंग डिपॉजिट करा दिया या फिर डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दिया, तो उस केस में जिस ईयर में ये काम करा होगा, जिस ईयर में ये कांड किया होगा, उसी ईयर में ये जो खर्चा है ये तेरे को अलाउ कर दिया जाएगा। मैम, सैलरी को यहाँ से बाहर क्यों निकाला था? सैलरी को यहाँ से बाहर निकालना था क्योंकि उस सैलरी वाला प्रोविजन क्या बोलता है, बिजनेसमैन सुनो, आपने सैलरी दी है किसी एम्प्लॉय को, पर वो जिस एम्प्लॉय को दी है वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, वो इंडिया में नहीं रहते, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, और आपने तो सैलरी दे दी, तो सैलरी पर आपको टीडीएस काटना था, आपको उनका टैक्स डिडक्ट करके सैलरी देनी थी, बट आपने टैक्स को डिडक्ट नहीं किया और आपने सैलरी दे दिया। उस केस में हम आपको सैलरी का खर्चा अलाउ नहीं करेंगे मैम। लेकिन अगर वो आफ्टर रिटर्न फाइलिंग कभी और इन सब्सिक्वेंट ईयर सैलरी में से टीडीएस को डिडक्ट कर ले और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दे, तो तब भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सबसेक्शंस। यहाँ पर सैलरी को बाहर निकाला इसी वजह से क्योंकि सैलरी का खर्चा फिर कभी अलाउ नहीं होगा। अगर आज आपने दिया, अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न आप डिडक्ट करके उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दो, सैलरी का खर्चा अलाउ है। लेकिन इन फ्यूचर डिपॉजिट कराओगे, सैलरी का खर्चा अलाउ नहीं होगा। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस और अदर सम्स, इन फ्यूचर पैसा डिपॉजिट करोगे, टीडीएस काट के बाद में डिपॉजिट करोगे, तो ये जो खर्चे अलाउ हो जाएंगे, बट सैलरी अलाउ नहीं होता है। चलिए जी, रिवीजन में आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं कि नहीं जी मैम आ रही है। फिर एग्जांपल किया था, फिर एक चीज और की थी, उसमें मैंने आपको बताया था, अगर कोई पर्सन पेमेंट करते हैं इन इंडिया, रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं जिस पर टीडीएस काटना बनता है, इन इंडिया में भी टीडीएस कटता है क्या? जी बिल्कुल करता है, टीडीएस का चैप्टर पढ़ाऊंगी। इन इंडिया में भी टीडीएस कटता है। तो जब भी इन इंडिया में आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, कोई सी भी पेमेंट कर रहे हो, तो उस पर आपको टीडीएस काटना बनता था। आपने टीडीएस नहीं काटा और काट लिया पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, उस केस में क्या होता है, आपका 30% एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है। मतलब कि 70% तो आपको अलाउ है, लेकिन डिसअलाउ कितना हुआ, 30%। लेकिन मैम इन फ्यूचर काट के डिपॉजिट करा दिया या फिर पहले ही काट रखा था और इन फ्यूचर डिपॉजिट करा दिया, तो उस केस में जो 30% आपका डिसअलाउ किया गया था, जिस ईयर में आपने अपनी गलती सुधार ली, उस ईयर में वापस से ये 30% आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है जी मैम, ये बातें की थी मैम। यहाँ पर भी लास्ट डेट रिटर्न फाइलिंग तक की डेट ही होती थी क्या? जी हाँ। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इनकम टैक्स वगैरह और इनकम टैक्स का जो प्रोविजन आप बनाते हो, ये कभी भी एज ए एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होता। फिर बात आती है सैलरी की, जो जस्ट अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है।
फिर बात आती है एक और सेक्शन की 40A5 की, इसको सुन लो। इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई इन कनेक्शन विद नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट्स। अब जो इनकम टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो बेसिकली एम्प्लॉयर तो खर्चा कर रहा है, लेकिन ये खर्चा एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होगा। कल विद लॉजिक बताया था सब कुछ। चलिए जी, अब आज की क्लास स्टार्ट होती है। देखे तो हमने कितना टाइम दिया, ओ माय गॉड, आज तो हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है रिवीजन को। पूरे 24 मिनट्स गए हैं रिवीजन में आज। जी मैम, आज तो बहुत टाइम किया। चलो, टाइम से करना क्या है, हमारा और आपका एक ही मोटिव है, एग्जाम को निकालना, एग्जाम में पास होना। मेरा एक ही मोटिव है, आप सबसे, आप सबका भी ऐसा मैं मानती हूँ एक ही मोटिव है, एग्जाम में पास होने के साथ साथ बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना। मैम हमारा तो ना बस पास हो जाए वही इनफ है। तभी तो बोलती हूँ ढीठ हो गए हो। सोचो रैंक आएगी, पक्का आ जाएगी, जब तक सोचोगे नहीं तो कहाँ से आएगी। चलिए सुनिए अब मेरी बात। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 40B। देखो जी, अभी तक आप सब सुन रहे थे ना कि बिजनेस 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 से इनकम होती है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। बट डे 1 पर बताया था अगर आप प्रोफेशन में हो, मतलब कि आपने कोई प्रोफेशनल फर्म वगैरह खोल रखी है तो वो भी आपकी टैक्सेबल हो जाती है। बिजनेस, फर्म, एओपी, बीओआई, सब पूरी की पूरी सभी एंटिटीज पर ये पूरा का पूरा एक्ट लगेगा। किसको कितना खर्चा अलाउ होगा, जो जहां जहां पड़ा वैसे ही अलाउ होगा। अगर मैं बात करूं, आप किसी फर्म की पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे हो तो मैम इसमें डेप्रिसिएशन का कैसे ट्रीटमेंट होगा, जैसे अभी सीखा मैम। बाकी के जो खर्चे होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करा रही है फर्म, जैसे सीखा था, सारे खर्चों का सेम ट्रीटमेंट है किसी भी एंटिटी की बात करोगे तभी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर 40B आया, स्पेशली आया, कुछ चीजों के लिए आया, वो अब सीखते हैं कि वो क्या थी। 40B में जो बताया गया है इन चीजों का ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। किस किस चीज का ट्रीटमेंट आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, एक तो आपको सीखने को मिलेगा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट, सैलरी का ट्रीटमेंट, बोनस का ट्रीटमेंट, कमीशन का ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें अब आपको सीखने को मिलेगी। सुनो, आप सभी जानते हो जो फर्म है, फर्म के अंदर कौन होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैम पार्टनर्स होते हैं। ये जो पार्टनर होते हैं क्या ये फर्म के एम्प्लॉय होते हैं? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं मैम। ये जो पार्टनर होते हैं फर्म के एम्प्लॉय नहीं होते, तो फर्म के पार्टनर होते हैं, इनको एम्प्लॉय नहीं बोलते। एम्प्लॉय अगर इन पार्टनर को बोला जाता तो पार्टनर किस में चले जाते, सैलरी हेड में चले जाते कि नहीं? जी मैम चले जाते, लेकिन पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, पार्टनर इस फर्म के लिए पार्टनर ही बोले जाते हैं। ठीक है मैम। अब देखो, ये जो फर्म है, फर्म का एक बिजनेस चल रहा है। जी मैम। अब ये जो फर्म है अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती होगी कि नहीं? अब पार्टनर ने फर्म के अंदर कैपिटल लगा रखा है तो फर्म उनको इंटरेस्ट देती होगी। आप सबने पढ़ा होगा अकाउंट में, 12th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ मैम पढ़ा है। तो फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है। जी मैम, फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है। सुनो, ये जो फर्म है, फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। और क्या देती है? इंटरेस्ट किस पर देती है? कैपिटल पर देती होगी। पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगा रखी है तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देगी कि नहीं? जी मैम देगी। तो इंटरेस्ट किस किस पर बन सकता है? इंटरेस्ट लोन पर भी हो सकता है और इंटरेस्ट कैपिटल पर भी हो सकता है। फर्म के लिए खर्चा है कि नहीं? जी मैम बिल्कुल खर्चा है। फर्म अपने पार्टनर को लोन दे रही है, फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो ये तो फर्म के लिए खर्चा है। तो ये खर्चा अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। जी मैम खर्चा अलाउ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि फर्म के लिए तो ये खर्चा है और खर्चा तो अलाउ होना ही चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। पर सुनो मेरी एक बात आप सभी, अगर हर कोई फर्म को इंटरेस्ट अलाउ कर दिया जाए जितना मर्जी, तो सभी फर्म अपने नेट प्रॉफिट को तो जीरो कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी? देखो, फर्म के जो पार्टनर होते हैं ऑब्वियसली वो फर्म उन्हीं की होती है। इंटरनली अगर मैं जाके देखूँ तो पार्टनर ही फर्म के ऑनर होते हैं।
ठीक है जी। जो मेन पार्टनर है, बिल्कुल वर्किंग पार्टनर है, वो सब इसके ऑनर होते हैं। ये कभी ज्यादा टैक्स भरना चाहेंगे, भले ही टैक्स फर्म की पॉकेट से जाता है, पार्टनर की पॉकेट से नहीं जाता। पर अगर देखा जाए तो पार्टनर्स की तो फर्म है, तो पार्टनर कभी चाहेंगे कि हमारी फर्म ज्यादा टैक्स दे, तो यहाँ पर ये इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे, इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे, जब तक इंटरेस्ट दिखाएंगे जब तक कि नेट प्रॉफिट जीरो ना हो जाए। बताइए मेरे साथ अग्री करते हो कि नहीं? मैम 100% अग्री कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, बात ही सही बोली है जी। जी मैम सुनो, तो इस केस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक ये इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो अकाउंट्स की परिभाषा कुछ और कहती है, अकाउंट्स में आप जो मर्जी करो, अकाउंट्स के प्रॉफिट को इनकम टैक्स वाले पसंद नहीं करते। इनकम टैक्स ने बोला सुनो सुनो सुनो, हम बताते हैं कि कितना इंटरेस्ट माइनस करना है। ये कंडीशन लगा रहे हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितना इंटरेस्ट बनेगा मैक्सिमम इतना ही इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो। इससे ज्यादा इंटरेस्ट अगर आप फर्म अपने पार्टनर को दे रहे हो तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ। पूरा का पूरा इन द सेंस कि एक्सेस ऑफ दिस लिमिट, यहाँ पर एक लिमिट आपको बताई जाएगी, उस लिमिट तक कोई भी फर्म अगर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, इनकम टैक्स पसंद करेगी। इनकम टैक्स कहेगा जी वाह लिमिट में है ना, चलो सही है। जैसे ही आप लिमिट से ऊपर पहुंचे इनकम टैक्स को आप पसंद नहीं आओगे, जितना लिमिट से आप ज्यादा दे रहे हो उतना क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। चलिए जी, तो पहले मैं इंटरेस्ट की बातें आपके साथ करूंगी, बाद में आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट के केस में क्या लिखा हुआ है समझो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल टू द पार्टनर इज अलाउड एज अ डिडक्शन इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशंस बहुत मिलती हैं मैम इनकम टैक्स एक्ट में। जी हाँ, बात गवर्नमेंट के रेवेन्यू की है, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू की जहां बातें आती हैं बहुत कंडीशंस वहां पर लगी होती हैं। इंटरेस्ट पेड किया गया है पार्टनर के द्वारा, तो इतनी इतनी कंडीशन अगर होगी तो आपका इंटरेस्ट अलाउ, अदरवाइज इंटरेस्ट डिसअलाउ। सुनिए क्या है, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले तो जब भी कोई पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है तो पार्टनरशिप डीड पे ये चीज लिखी जाती है कि इस पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा। अब मान लो ये पार्टनर है ए बी सी, ये 3 पार्टनर हैं। फॉर्म में जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है उसमें क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि इनको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड में नहीं लिखा तो फिर आपको पार्टनर, अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। तो सबसे पहले मेन चीज तो यही है कि डीड में लिखा होना चाहिए कि पार्टनर को इंटरेस्ट जाएगा। कंडीशन 1 समझ आई कि नहीं, कि जो पार्टनरशिप डीड बनी है उसके अंदर ये क्लॉज होना चाहिए कि पार्टनर ए को इंटरेस्ट जाएगा, पार्टनर बी को इंटरेस्ट जाएगा, पार्टनर सी को इंटरेस्ट जाएगा। अगर ऐसा लिखा है तब तो आपको इंटरेस्ट अलाउड है। मैम अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ए को इंटरेस्ट जाएगा, बी को जाएगा बट सी को नहीं जाएगा, तो सी के हिस्से का जो इंटरेस्ट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, इट शुड बी फॉर द पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड। ये जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, ये जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, इट शुड बी फॉर द पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी पीरियड बताया गया होगा, उस डीड के जो भी पीरियड बताया गया होगा उस पीरियड के बाद ही दिया जाएगा, उस पीरियड के बाद का ही इंटरेस्ट आपको अलाउ किया जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? यहाँ पर एक वर्ड लिखिए, यहाँ पर एक वर्ड मैं लिख रही हूँ, उस वर्ड को आप सभी मेरे साथ लिखिए। चलिए आ जाइए। जी मैम लिखते हैं, 1 सेकेंड रुकिए। चलिए लिखिए, यहाँ पर आप लिखो इट शुड बी, ये जो लाइन है, इट शुड बी पेड फॉर द पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड। दैट मीन्स जो पीरियड पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके बाद मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में आप लिख दो कि रिट्रोस्पेक्टिवली देना है तो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ये हमेशा प्रोस्पेक्टिवली ही मिलेगा। इंटरेस्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए ही मिलेगा। डीड में अब अगर लिख दो कि आज से नहीं बल्कि 4 साल पहले से इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इनकम टैक्स तब भी उसको डिसअलाउ करता है। इनकम टैक्स कहता है रिट्रोस्पेक्टिवली डिसअलाउ करेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिवली अगर डीड में आपने लिखा है तो वो बात आपकी मान ली जाएगी। अब देखो मेन बात, काम की बात, बड़ी बात, इट शुड बी अप टू
12% पर annum। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 12%। पहली बात तो डीड में लिखा हो और रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं दोगे, जो पीरियड डीड में लिखा है उसके बाद ही देना शुरू करोगे, उसके बाद से ही दोगे। और इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% पर annum दोगे। अगर इससे ज्यादा लिखा हुआ है तो जितना भी ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। मैक्सिमम 12% तक आप दोगे। ये बातें हमने किसकी की थी बताइए? ये जो बातें अभी की हैं ये बात की है इंटरेस्ट की। ठीक है जी। अब बात करते हैं सैलरी की, बोनस की, कमीशन की। एक फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है क्या? नहीं जी मैम, सैलरी देती है, बोनस मैम देती है, कमीशन देती है। तो एक फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन देती है। मैं इन तीनों वर्ड के लिए एक सिंगल वर्ड यहाँ पर लिख रही हूँ, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन। लॉ में इन तीनों वर्ड को जगह जगह क्या बोला गया है? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है? रेम्यूनरेशन का मतलब है मैम सैलरी, बोनस एंड कमीशन। माइंड में बिठा लो, फिट कर लो, कभी भी ये बात माइंड से हटनी नहीं चाहिए। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, बोनस, कमीशन, तीनों का एग्रीगेट होता है रेम्यूनरेशन। ठीक है मैम। अगर कोई भी फर्म अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, जब भी मैं वर्ड रेम्यूनरेशन बोलूंगी समझ जाना, सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है एंड कमीशन दे रही है, तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला फर्म के द्वारा पार्टनर को दिया गया रेम्यूनरेशन अलाउड होगा। लेकिन कितना अलाउड होगा वो हम बताएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड अलाउ कर दिया जाएगा तो फर्म के पार्टनर पूरी कोशिश कर लेंगे और नेट प्रॉफिट को 0 ले आएंगे। तो ऐसा काम हम नहीं होने देंगे, हम लिमिट लगा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने पहली कंडीशन रखी जो कि बिल्कुल सेम है कि आप रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर को दोगे। ये बात सबसे पहले तो आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया जाएगा तभी वो अलाउ होगा, यानी कि वर्किंग पार्टनर को दिया गया रेम्यूनरेशन ही अलाउ होगा। अगर आप नॉन वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो वो रेम्यूनरेशन आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात अच्छे से माइंड में फिट कर लो, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है कि रेम्यूनरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर का ही अलाउ होगा, बट इंटरेस्ट वर्किंग को दो, नॉन वर्किंग को दो, दोनों को अलाउ है। बस ये 3 कंडीशन है। लेकिन रेम्यूनरेशन में वर्किंग वाली की भी कंडीशन है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट में मैक्सिमम लिमिट कितनी लगाई गई थी मैम? 12% लगाई गई थी। तो क्या रेम्यूनरेशन में कोई लिमिट ना लगाई जानी चाहिए? मैम लगाई जानी चाहिए ना। नहीं लगाई जाएगी तब तो फर्म पूरी कोशिश कर लेगी, नेट प्रॉफिट को 0 बना के रख देगी और इनकम टैक्स पे ही नहीं करेगी। तो इसलिए मैक्सिमम लिमिट तो हर जगह होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक मैक्सिमम लिमिट लगाई गई, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन डिसाइड किया गया। कितना होगा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, कैसे निकाला जाएगा? सुनो, इंटरेस्ट का तो आपको क्लियर कट पता है, मैक्सिमम 12% पर annum। ठीक है जी मैम, सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रेम्यूनरेशन की तो आपको देखना होगा कि जो आपके बुक प्रॉफिट है, मैम बुक प्रॉफिट क्या होता है अभी पढ़ेंगे। जो भी आपके बुक प्रॉफिट्स हैं, अगर वो बुक प्रॉफिट आपके नील हैं या फिर माइनस में है या फिर अप टू 3 लाख है, अगर मैं क्लियर कट बोलूँ तो 3 लाख तक के हैं, 3 लाख तक के हैं। अब 3 लाख में वो नील भी हो सकता है माइनस में हो सकता है अप टू 3 लाख हो। अगर ऐसा कुछ है जो अगर आपका बुक प्रॉफिट इस लिमिट के अंदर आ जाता है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैक्सिमम रेम्यूनरेशन विल बी 1,50,000 रुपीज और at the rate 90% of book profit whichever is more। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप इतनी दे सकते हो। जिस कंपनी के जिस फर्म के नेट प्रॉफिट बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक के हैं, वो फर्म इस तरह से अपना कैलकुलेट कर सकती है रेम्यूनरेशन पार्टनर का। कर क्या सकती है? इसी तरह से कैलकुलेट करेगी। उसके सामने लिमिट दे दी गई, एक लिमिट तो दे दी 1,50,000 की और दूसरी लिमिट दे दी जो भी आपके बुक प्रॉफिट होंगे उसका 90% कर देना, बुक प्रॉफिट का 90%। इन दोनों में जो वैल्यू हायर आ जाए ये होगी आपकी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। इतनी तक रेम्यूनरेशन अलाउ कर दी जाएगी। अगर आप इससे ज्यादा दे रहे हो तो जितना एक्सेस है वो क्या हो जाएगा? डिस अलाउ हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? बात समझ आई। अब एग्जाम्पल करेंगे, पक्की समझ आएगी। अमाउंट विच इज डिडक्टेबल इज लोअर ऑफ amount of salary and interest payable as per partnership deed or amount calculated as per 40B। अब देखो कितनी डिडक्शन आपको मिलेगी,
इन्होंने बोला कि आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो इन दोनों में से लोअर अमाउंट की मिलेगी। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो एक्चुअल में जितना इंटरेस्ट आप दे रहे हो एज पर पार्टनरशिप डीड जितना भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो, रुको मैं इस चीज को यहाँ पर लिखती हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा, वहां दिख नहीं रहा होगा। बहुत काम की बात चल रही है, ध्यान से सुनना, फोकस मत हटाना। इन्होंने बोला सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं कि इंटरेस्ट मैक्सिमम आप कितना अलाउड करवाओगे इनकम टैक्स के अंदर अपनी इनकम को पे करने के लिए, कितने रुपए से आपका नेट प्रॉफिट रिड्यूस किया जाए इन केस ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्होंने कहा जो भी इंटरेस्ट आपका पार्टनरशिप डीड में आ रहा होगा, पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया गया होगा ना कि चलो 14% इंटरेस्ट देंगे इस बार, लेकिन आप सब जानते हो लॉ मेकर ने मैक्सिमम लिमिट कितने की लगा रखी है, 12% की। तो इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतनी की ही आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। तो मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर कितनी की मिलेगी, 12%। मैम लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में 14 की जगह पर 10% आ रखा होता तो फिर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी की मिलती, बताइए लोअर कौन सा है, 10 और 12 में मैम 10, तो फिर 10% की डिडक्शन आपको मिलती। ठीक है मैम। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन की। अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो रेम्यूनरेशन भी आपके पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होगा कि कितना दिया जाना चाहिए, बताइए डिफाइन होगा कि नहीं होगा। जी मैम पार्टनरशिप डीड में डिफाइन तो होगा। सेकंड, आपने इस वाली कैलकुलेशन से भी एक रेम्यूनरेशन निकाला होगा, ऊपर जो वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेशन दे रखी है, इससे भी एक वैल्यू आपकी निकल के आई होगी। जी इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतने की डिडक्शन आपको मिलेगी, उतनी की डिडक्शन आप क्लेम कर लीजिएगा अपने पीजीवीपी की इनकम को निकालते टाइम। अब बताइए बात समझ आई कि नहीं। जी मैम आई, लेकिन अभी बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आई, बहुत ज्यादा अच्छे से आएगी जब हम एग्जाम्पल समझेंगे। चलिए आइए मेरे साथ आगे देखिए। पहले आपने बार बार पढ़ा कि बुक प्रॉफिट के बेसिस पर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी है। मैम हमने आज तक नेट प्रॉफिट सुना, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट सुना, ये दोनों सुना, ये बुक प्रॉफिट कहाँ से आ गया, ये तो कभी नहीं सुना। ये इनकम टैक्स में आया। इनकम टैक्स में सिर्फ और सिर्फ इस वाले टॉपिक पर आपको बुक प्रॉफिट का मतलब देखना होगा। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा इन्होंने क्लियर कट बताया है। बुक प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट विच इज शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान लो कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो उन्होंने कहा ये नेट प्रॉफिट उठा लो, इस नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो बाय द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड और पेबल ऑफ द फर्म इफ सच अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। आपने जो भी रेम्यूनरेशन पे की है, जो भी रेम्यूनरेशन यहाँ से माइनस की है, ऑब्वियसली जब नेट प्रॉफिट निकाला गया होगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो रेम्यूनरेशन माइनस की ही होगी। तो अगर रेम्यूनरेशन माइनस कर रखी है तो इस नेट प्रॉफिट को मैं यहाँ पर ला रही हूँ और इस नेट प्रॉफिट में ये रेम्यूनरेशन मैं ऐड कर दे रही हूँ। जो रेम्यूनरेशन ऑलरेडी माइनस की जा चुकी है वो रेम्यूनरेशन मैंने ऐड कर दी। ठीक है मैम। फिर क्या बोला है, फर्दर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन शेल ऑल्सो बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। अब मान लो कोई पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन चला आ रहा है, तो ये कह रहे हैं वो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी आप माइनस कर सकते हो। वो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आप यहाँ से माइनस कर लो, और अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है तो उसको आप यहाँ से माइनस मत कीजिएगा। ऐसा केस करके जो भी आप प्रॉफिट निकालोगे उस प्रॉफिट को बोला जाएगा नेट प्रॉफिट। मैम इसका मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी का ही तो प्रॉफिट उठाया इन्होंने। जी हाँ, प्रॉफिट एंड गेन इन्होंने कौन सा उठाया, कंपनीज एक्ट वाला इन्होंने प्रॉफिट उठा लिया। उस प्रॉफिट में से अगर आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, क्या माइनस कर चुके हो, रेम्यूनरेशन, तो उस रेम्यूनरेशन को ऐड कर देना बुक प्रॉफिट को निकालने के लिए। अगर आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आ रहा हो, अगर मान लो लास्ट ईयर से कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आया है इस ईयर में, जो लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो इस ईयर में वो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ होगा, वो डेप्रिसिएशन भी आप वो डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देना, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस मत कर देना। मैम अगर डिडक्शन हुई 80C to 80U वाली, 80C to 80U वाली जो डिडक्शन होती है वो GTI में माइनस होती है, बिग प्रॉफिट को निकालने के लिए वो माइनस नहीं होगी। चाहे तो यहाँ पर लिख लो, डिडक्शन लिख लो यहाँ पर अच्छे से क्लियर कट, डिडक्शन
अंडर सेक्शन 80C to 80U shall not be allow, ये अलाउ नहीं की जाएगी आपको बुक प्रॉफिट को निकालने के लिए। ठीक है जी मैम, चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं, वहां से आपको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ समझ आएगी। लेकिन एग्जाम्पल मैं तभी कराऊंगी आप सबको जब ये एक बार मैं रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि रिवाइज करा के पहले आपकी ग्रिप में प्रोविजन आएगा, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। सुनो, एग्जाम्पल मैं नहीं करूंगी, बेसिकली आप मेरे को आंसर दोगे, मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है जी मैम, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी पार्टनर को इंटरेस्ट देते हो या फिर रेम्यूनरेशन देते हो तो आपको अलाउड होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन दोनों के बारे में चर्चा जो है वो पार्टनरशिप डीड में की गई हो। फिर इंटरेस्ट के ऊपर बोला गया कि मैक्सिमम इंटरेस्ट आप 12% दे सकते हो। अगर पार्टनरशिप डीड में इससे ज्यादा लिखा हुआ है तो इससे ज्यादा जितना भी ज्यादा होगा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अगर 12% लिखा है तो अच्छी बात है, अगर 12% से कम लिखा है तो फिर कम आपको अलाउ किया जाएगा। सिमिलरली रेम्यूनरेशन के ऊपर भी एक लिमिट लगा दी गई और लिमिट लगा के बोला गया कि अगर आपका जो कंपनी का बुक प्रॉफिट है वो आप निकाल के देखना, मैंने निकालना सिखाया है। आप बुक प्रॉफिट निकालो और देखो कि वो बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक के आते हैं, चाहे माइनस में आ जाए चाहे नील आ जाए, पर वो 3 लाख रुपए तक का होना चाहिए। अगर 3 लाख रुपए तक का है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आपकी होगी या तो 1,50,000 रुपए या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ठीक है जी, इतनी बात मैंने आपको कराई थी। अभी इसका एक पॉइंट रहता है, वो अभी मैंने आपको नहीं समझाया। पहले मुझे बताओ, इतनी बात आप सबको समझ आई कि नहीं? जी मैम, इतनी बात तो हम सबको समझ आ गई बढ़िया तरीके से। अगर मैम एक फर्म का प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा आ जाए, अब आप सबको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है। बुक प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें क्या करो, अगर रेम्यूनरेशन माइनस है तो रेम्यूनरेशन ऐड कर दो, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है तो उसको माइनस कर दो, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस मत करना। डिडक्शन अंडर 80C to 80U माइनस मत करना। ठीक है जी, तो मैम आपके पास बुक प्रॉफिट आ जाएगा। फिर अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख तक का है, 3 लाख तक का है, तब तो आप ऐसे करके अपना निकाल लीजिए रेम्यूनरेशन। लेकिन मैम अगर ज्यादा है, सपोज करो 5 लाख है, तब क्या करेंगे? तो फर्स्ट 3 लाख पर तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा जैसे आपने किया है। बैलेंस 2 लाख पर कैसे कैलकुलेट करोगे? बैलेंस 2 लाख का 60% कर देना, बैलेंस 2 लाख का 60% कर देना, फिर आपके पास टोटल रेम्यूनरेशन आ जाएगा। मैम एक बार करके बता दो। सपोज करो आपका जो बिजनेस है उसमें जो बिजनेस की जो आपका बुक प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 10 लाख। कितना आ रहा है? 10 लाख। तो इन्होंने क्लियर कट बोला इस 10 लाख के 2 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होंगे इस 10 लाख के। पहला पार्ट होगा आपका कितने का हो जाएगा? पहला पार्ट 3 लाख रुपए का और दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा 7 लाख रुपए का। पहला पार्ट 3 लाख का किया, दूसरा पार्ट 7 लाख का किया। अब जो पहला पार्ट है 3 लाख रुपए वाला, उस पर डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस केस में ये जो पहले 3 लाख रुपीस है, पहले ये जो 3 लाख रुपीस है, इनको आपने अलग किया। इस पर आप निकालो प्रॉफिट 1,50,000 रुपए और 90% ऑफ 3 लाख, 90% ऑफ 3 लाख। तो इसका 90% करोगे कितना आएगा? मैम इसका 90% आ जाएगा 2,70,000 रुपए। तो इन्होंने कहा विच एवर इज हायर ले लो। विच एवर इज हायर कितना हो गया? 2,70,000 रुपए। ठीक है जी। अब रिमेनिंग 7 लाख का कितना परसेंट करना है आपको? मैम 60%। तो कीजिए, इसका 60% कितना आएगा? मैम इसका आ जाएगा 4,20,000 रुपए। ये आ जाएगा इसका 60%। ओके जी। तो अब 2,70,000 और 4,20,000 को जोड़ दीजिए। 2,70,000 प्लस 4,20,000 को जोड़ दो, ये आ जाएगा आपकी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। ये आ गई आपकी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन नंबर 40B। एज पर सेक्शन नंबर 40B आपकी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आ गई। अब देख लो पार्टनरशिप डीड में कितनी रेम्यूनरेशन है और 40B के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इतनी आई है। इन दोनों में जो भी लोअर होगा इतनी की आपको डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी। चलिए आइए अब मेरे साथ एक एग्जाम्पल पर, रिवीजन मैंने आपको कराया, बढ़िया सा रिवीजन हुआ होगा, समझ आई होगी बात। अब करते हैं एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एक्स एंड वाई, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग 2 पार्टनर। एक्स एंड वाई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है, एक्स एंड वाई ये दोनों पार्टनर होंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 7 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स।
सैलरी इन्होंने नहीं घटाई है, पर मंथ ईच पेबल टू वर्किंग पार्टनर, देखो वर्किंग पार्टनर की है, ठीक है मैम, ऑफ द फर्म एज ऑथराइज्ड बाय द डीड। डीड बोलती है कि जो इनको सैलरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 20,000 रुपए पर मंथ इनको सैलरी दी जाएगी। कितनी सैलरी दी जाएगी, 20,000 रुपए पर मंथ इनको सैलरी दी जाएगी। आज कैलकुलेशन आप करोगे गाइस, मेरा यहाँ से कैलकुलेटर मिसप्लेस कर दिया है इन्होंने, इन लोगों ने, कोई बात नहीं। आज एक काम कीजिए आप, कैलकुलेशन में आज मैं सारी आप ही से कराऊंगी। यहाँ से कैलकुलेटर गायब है, अभी टीम में कोई है नहीं यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आप सब मुझे करके दोगे। सैलरी कितनी है, 20,000 रुपए पर मंथ ईच पेबल टू वर्किंग पार्टनर। डीड के अकॉर्डिंग सैलरी बनती है 20,000 रुपए पर मंथ। 20,000 रुपए पर मंथ से 12 महीने की सैलरी निकालो, कितनी आएगी मैम, 12 महीने की सैलरी आ जाएगी 2,40,000 रुपए। कितनी आ जाएगी, 2,40,000 रुपए। लेकिन ये एक पार्टनर की आई है, इसको 2 से इंटू कर दो। अब कितना आ जाएगा मैम, अब आ जाएगा ये 4,80,000 रुपए टोटल सैलरी ऑफ 2 पार्टनर्स आ गई एज पर डीड। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं, जी मैम इतनी बात समझ आ गई। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये जो आपको नेट प्रॉफिट दिया है इसमें सैलरी रिड्यूस्ड नहीं की गई, यानी कि बुक प्रॉफिट निकालने के लिए अब आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 7 लाख में से डिडक्ट कर रखी होती तो फिर आप इसको बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करते। नेक्स्ट इन्होंने बोला डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 30, 1,50,000 का डेप्रीशिएशन भी है। इसको तो आप माइनस करोगे बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, जी बिल्कुल करोगे। इवन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीशिएशन होता वो भी माइनस करते। और इन्होंने क्या बोला है सुनो मैम, और इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 15% पर annum। जो इंटरेस्ट है कैपिटल पर वो दिया जा रहा है 15% एज पर डीड। बट आप सब जानते हो मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, जी मैम, the amount of capital eligible for interest। 5 लाख रुपए की कैपिटल है जिस पर ये 15% का इंटरेस्ट देते हैं। कंप्यूट द बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी। आपको दोनों चीजें निकालनी है कि वर्किंग पार्टनर को कितना सैलरी दिया जाना चाहिए और बुक प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले बुक प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट कितना है बताइए मैम, 7 लाख रुपए है। नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट 7 लाख रुपए, ठीक है जी। इस 7 लाख में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे मैम, 1,50,000 का डैप। तो डैप माइनस कर दो। क्या आप रेम्यूनरेशन माइनस करोगे, नो मैम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी माइनस होता तो हम यहाँ पर ऐड कर देते, ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखो इंटरेस्ट पार्टनर को कितना अलाउड किया जाएगा, इंटरेस्ट इन्होंने कितना दे रखा है, सारे खर्चे बाकी के माइनस करते हैं, याद रखना जी मैम। इंटरेस्ट कितना दिया है, 15%। लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट देते हैं आप मैम, मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% देते। तो 5 लाख का 12% करो, कितना आएगा मैम, 5 लाख का 12% करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट भी डिडक्ट करेंगे बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए, जी मैम करेंगे, सारे खर्चे डिडक्ट करते हैं। बस स्पेसिफिकली जो खर्चा मना किया होगा उसको नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, जी मैम इतनी बात हमको समझ आ गई। मैं यहाँ पर ये पॉइंट आपको इंटरेस्ट वाला एक और ऐड करवा देती हूँ अभी। चलिए, या फिर एक काम कीजिए, हैंड टू हैंड पहले ऐड ही कर लीजिए उस पॉइंट को भी। लिखिए बुक प्रॉफिट के ऊपर एक और पॉइंट लिखिए, ऐड कीजिए एक और पॉइंट, ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। लॉजिकली तो सारे एक्सपेंसेस ही रिड्यूस्ड होंगे, बस जो एक्सपेंस यहाँ पर मना किया गया है वो रिड्यूस नहीं होगा। जैसे कि पार्टनर की जो रेम्यूनरेशन है वो रिड्यूस्ड नहीं होगी, फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे हैं वो रिड्यूस्ड नहीं होंगे, ATC/TU की जो डिडक्शन है वो रिड्यूस्ड नहीं होगी। चलिए एक पॉइंट में यहाँ लिखवा रही हूँ, लिखिए इंटरेस्ट paid to the partners to the extent is deductible shall not be added back। लिख लिया जी मैम, लिख लिया कि जितना इंटरेस्ट पार्टनर को देना बनता था एज पर इनकम टैक्स, जितना अलाउड था उतना आपने डिडक्ट
करना है, उसको आप वापस से ऐड बैक नहीं करोगे। चलिए, इस नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं है, इन्होंने क्लियर कट बोला था, तो अब हम डिडक्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी डिडक्ट होता तो बहुत अच्छी बात होती, बट डिडक्ट नहीं था तो हमने डिडक्ट कर दिया। तो हमारे पास बुक प्रॉफिट कितना आया मैम? 4,90,000। जब 4,90,000 प्रॉफिट आता है बुक प्रॉफिट, तो आप सब जानते हो दो टुकड़े हो जाते हैं। एक तो आपका हो जाएगा 90% करो, 90% करो 3 लाख का कितना आएगा मैम? 2,70,000। कितना आ जाएगा मैम? 2,70,000 आ जाएगा। और एक लिमिट और होती थी यहाँ पर, बताइए क्या होती थी मैम? एक लिमिट होती थी 1,50,000। तो बताइए इन दोनों में मैक्सिमम कितना है मैम? 2,70,000 है मैक्सिमम। ठीक है जी, ये ले लेंगे। अब 3 लाख से ज्यादा कितनी इनकम बच गई मैम? 1,90,000 इनकम और बच गई। 1,90,000 का बुक प्रॉफिट और बच गया। तो 1,90,000 के बुक प्रॉफिट पर कितना परसेंट लगाऊंगी मैम? 60% और ले लो इसका। अब टोटल करो, बताओ कितना आएगा मैम? 2,70,000 प्लस 60% ऑफ 1,90,000 करेंगे तो जल्दी से बताइए, मैसेज कीजिए कि कितना आएगा। चलिए जल्दी से बताइए, मैसेज कीजिए कितना आएगा। कैलकुलेशन कीजिए, मैं अपनी कैलकुलेशन कर रही हूं। मेरा ये आ रहा है 3,84,000। क्या आप सबका भी यही आ रहा है? जी मैम यही आ रहा है। ठीक है जी, ये आपकी हो गई रेम्यूनरेशन जो कि अलाउड होनी चाहिए हमारी कैलकुलेशन से। ठीक है मैम, और आप सब जानते हो अभी हमने कैलकुलेट की थी कि एज पर डीड कितनी रेम्यूनरेशन बन रही थी? एज पर डीड बन रही थी मैम 4,80,000 रुपए। तो इन दोनों में से जो भी लोएस्ट होगा उतनी ही रेम्यूनरेशन अलाउ की जाएगी। तो इन दोनों में लोअर कितना है मैम? 3,84,000। तो 3,84,000 की रेम्यूनरेशन अलाउ कर दी जाएगी। अब बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आ गई। तो इतना सा ही एक लॉस था, इतनी सी बातें आपको याद रखनी थी। आ जाइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 40A2। सेक्शन 40A2। चलिए, पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन्स क्या होता है पहले ये समझ लो। अगर आप इन स्पेसिफाइड पर्सन्स को पेमेंट करते हो और वो पेमेंट अनरीजनेबल होती है, तो जितना अनरीजनेबल, जितना एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो उतना अनरीजनेबल पोर्शन आपका क्या कर दिया जाएगा? डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव्स स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं। सपोज करो मेरी एक कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में अपने ब्रदर को बोलूँ कि आ जाओ आप ही मेरी कंपनी में जॉब कर लो, और जो मैं उनको सैलरी दे रही हूँ वो मार्केट रेट से ज्यादा दे रही हूँ। मतलब कि जो दूसरे एम्प्लॉई है, सेम इक्वल एजुकेशन, सब कुछ क्वालिफिकेशन है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय को मैं 1 लाख की सैलरी दे रही हूँ और जो मेरे ब्रदर हैं उनको जो मैं सैलरी दे रही हूँ वो 5 लाख की दे रही हूँ। तो ये अनरीजनेबल है, यानी 4 लाख रुपए मैं ज्यादा दे रही हूँ जबकि सेम सब कुछ सेम है। तो हाँ, ये अनरीजनेबल है। तो लॉ मेकर क्लियर कट बोलते हैं ऐसे केसेस में 4 लाख रुपए आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव होते हैं कि इंडिविजुअल अपने रिलेटिव को फायदा देने की सोच सकते हैं, कंपनी अपने डायरेक्टर को, डायरेक्टर के रिलेटिव्स को, फर्म अपने पार्टनर को, पार्टनर के रिलेटिव्स को, एओपी, बीओआई, एचओआई अपने मेंबर्स को एंड अपने मेंबर्स के रिलेटिव्स को फायदा दे सकते हैं। सिमिलरली इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, एनी पर्सन हुज बिजनेस सच इंडिविजुअल एंड रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये बोल रहे हैं कि कोई ऐसे इंडिविजुअल है जिनका इन सभी में, ऊपर दी गई सभी एंटिटीज में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि शेयर होल्डिंग है 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग होती है, तब हम बोलते हैं कि इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो अगर मान लो ये जो इंडिविजुअल है इसने किसी कंपनी में 20% से ज्यादा की इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, फिर 20% के इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो इनका माना जाएगा कि इस कंपनी में सब्सटेंशियल होल्डिंग है। फिर ये कंपनी अगर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो सैलरी दे रही है या फिर अदर एक्सपेंसेस दे रही है वो नॉर्मल से ज्यादा दे रही है, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर्स इसको ज्यादा पे कर रही है, तो जितना ज्यादा पे कर रही होगी उतना ज्यादा पार्ट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सिमिलरली कंपनी, ईओपी, बीओआई, फर्म, एचयूएफ, एनी पर्सन इन हुज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज हेल्ड, सी कंपनी, फर्म, एओपी, एचयूएफ और एनी अदर डायरेक्टर। ये बोल रहे हैं कि मान लो अगर किसी कंपनी का, एचयूएफ का, एओपी, बीओआई का, इनका किसी अनदर एओपी, बीओआई, एचयूएफ में इंटरेस्ट है, तो फिर उस केस में अगर ये
फॉर्म इस वाली कंपनी को सैलरी दे रही है क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे में इंटरेस्ट है, तो इस केस में भी जितना अनरीजनेबल होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मीनिंग ऑफ रिलेटिव का मतलब यहाँ क्लियर कट बताया है कि इंडिविजुअल के लिए हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और एनी अदर लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है जी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग इन्होंने क्लियर कट बताया है कि कहीं पर आप ऑनर बन जाते हो, और ऑनर कब बनते हो, जब आप इक्विटी होल्डिंग करते हो और इक्विटी होल्डिंग आपकी एटलीस्ट 20% हो या फिर 20% आपने प्रॉफिट में साझेदारी कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा, आप सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड माने जाओगे। चलिए, आप सबको समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन को एसएसी कोई खर्चा करता है, कोई पेमेंट करता है, स्पेसिफाइड पर्सन को करता है, और वो जो खर्चा होता है असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन से वो खर्चा एक्सेसिव होता है, अनरीजनेबल होता है, फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल है, तो उस केस में जितना ज़्यादा है, जितना पार्ट अनरीजनेबल है, उतना पार्ट आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सपोज ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, ये पेन थोड़ा इश्यू दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये कंपनी है, कंपनी मिस्टर एक्स को सैलरी देती है, मिस्टर एक्स को सैलरी दे रही है 50,000 रुपये। ये जो मिस्टर एक्स है, इन्होंने कंपनी में 20% से ज़्यादा की साझेदारी ले रखी है, इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये जो एम्प्लॉई है, इसको सैलरी 10,000 ही मिलनी चाहिए। इसका मतलब 40,000 की सैलरी असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन से क्या है, अनरीजनेबल है, एक्सेस है। क्योंकि जब असेसिंग ऑफिसर ने फेयर मार्केट वैल्यू देखी, मिस्टर एक्स जैसे और एम्प्लॉइज को देखा, तो उनकी सैलरी 10,000 थी। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर को लगा बिना बात के ये ज्यादा खर्चा क्लेम कर रहे हैं, तो ये जितना ज्यादा खर्चा क्लेम कर रहे हैं उतना खर्चा इनका डिसअलाउ कर दिया जाए। चलिए जी, आ जाइए, सिंपल सी बातें थी, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, आपको पूरा केस क्लियर हो जाएगा। आ जाइए आप सभी मेरे साथ एग्जांपल नंबर 1 पे। X Company Limited dealing in furniture buy 100 table at a rate of 3,000 per table from Y. X Limited ने Y से टेबल खरीदी। A director of the company, ये जो Y है ये कौन है, डायरेक्टर है कंपनी के। The market price of the table is 2,500। Oh my God, देखो एक्स ने क्या किया, टेबल खरीदी। क्या खरीदा, टेबल। तो जब टेबल खरीदी, एक टेबल जो इसने खरीदी उसके लिए कितने रुपए दिए हैं एक्स कंपनी ने वाई को, मैम 3,000 रुपए दिया एक टेबल के लिए। लेकिन इन रियलिटी जो टेबल का कॉस्ट चल रहा है मार्केट में वो कितना चल रहा है मैम, 2,500 रुपए चल रहा है। कितना चल रहा है, 2,500 रुपए चल रहा है। In this case, payment has made to a specified person and is excessive. The AO will disallow an amount of 500 रुपीज पर चेयर। टोटल चेयर कितनी है, 100, यानी कि 500 इंटू 100, 50,000 रुपए का डिसअलाउ किया जा सकता है, और एओ डिसअलाउ करेगा अगर ये बात एओ के सामने आ गई तो। नेक्स्ट, Mr. A, an individual carrying a business, has employed his son at the general manager. उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने अपने ही बेटे को एज अ जनरल मैनेजर अपॉइंट कर दिया और उनको सैलरी देना 1 लाख रुपए। ओ माई गॉड। हैविंग रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द सन, इनकी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इनको इतनी सैलरी दी जा रही है। द असेसिंग ऑफिसर फील दैट द अप्रोप्रिएट सैलरी ऑफ द सन, फील दैट कि जो अप्रोप्रिएट सैलरी है वो 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में 40,000 डिसअलाउ होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा मैम, क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट, असेसिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसके अगेंस्ट असेसमेंट की जा रही है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। असेसिंग कंपनी सेल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट टू इट्स डायरेक्टर फॉर 10 लाख। एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर को कितने रुपए का गुड्स बेचा है, ओ माय गॉड 10 लाख का, लेकिन मार्केट प्राइस कितना है, 15 लाख का। कितना है, 15 लाख का। असेसिंग ऑफिसर वांट टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ 48(2). बताइए क्या ये प्रोविजन यहाँ पर लगेगा, क्या 48(2) यहाँ पर लग जाएगा? नो मैम, 48(2) तो खर्चों की बातें करता है। किसकी बातें करता है, एक्सपेंसेस की। लेकिन यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर अपना सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ तो इनको इनकम हो रही है, तो इनकम पर 48(2) अप्लाई ही नहीं होता। 48(2) किस पर अप्लाई होता है, एक्सपेंसेस पर। चलिए आ जाइए, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने बहुत बार क्लास में बीच बीच में बोला होगा, पर आज हम उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो मैं बहुत रेयर लिखवाती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखवाती हूँ। पीजीबीपी का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, मुश्किल से 5-6 जगह लिखवाया होगा।
उससे पहले भी बहुत ही रेयर जगह लिखवाती हूँ, लेकिन जहाँ पर लिखवाती हूँ वो एक्चुअल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं क्यों नहीं बार बार लिखवाती हूँ, क्योंकि पूरा एक्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्या आ जाए आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ऑब्वियसली पता भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है जी, जी मैम। तो इसलिए मैं नहीं लिखवाती, लेकिन जहां पर लिखवाती हूँ वो ये मान लो कि वो हर अटेम्प्ट में उसमें से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है, हर अटेम्प्ट में। तो हर अटेम्प्ट में जो चीज पूछी जा रही है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है ना लिखवाना। जी मैम। अब जो नहीं पूछी जा रही वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता आज तक नहीं पूछी गई बट अब पूछ ली जाए, तो उस पर मैं कभी नहीं लिखवाती। तो इसीलिए बोलती हूँ पढ़ना सारा है, सारा मैं पढ़ाती हूँ, कुछ छुड़वाती नहीं हूँ, बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं टिक जरूर करवाती हूँ। ठीक है जी मैम। चलिए सुनिए मेरी बात। सेक्शन नंबर 48(3) शैल अट्रैक्टेड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। ये जो सेक्शन है ये बात करता है आप जो खर्चा कर रहे हो, अगर वो खर्चा 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो मैंने काफी जगह आपको पढ़ाया कि 10,000 रुपए से ज्यादा जो खर्चा है वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करना है, अकाउंट पे चेक के थ्रू ही करना है, NEFT के थ्रू ही करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू ही करना है। दैट मीन्स एक बैंकिंग चैनल को यूज करके ही करना है। याद रखना बैंकिंग चैनल में कभी भी क्रॉस चेक को बीच में मत लेके आना। बैंकिंग चैनल का मतलब क्या होता है, अकाउंट पे चेक, ना कि क्रॉस चेक। अकाउंट पे ही चेक आता है, यहाँ पर NEFT आप कर दो, आप डेबिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कर लो, आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कर लो, बट आप क्रॉस चेक और कैश की बात यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है जी मैम। अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा की है, और अगर वो पेमेंट अदर देन बैंकिंग चैनल आपने कर दी, तो वो खर्चा आपको क्या हो जाता है मैम, डिसअलाउ हो जाता है। ये बात तो हमने पहले भी कई जगह पढ़ी है। चलो आज विद प्रूफ पढ़ेंगे, विद सेक्शन पढ़ेंगे और बहुत सारी और भी बातें सीखेंगे। चलिए मैम पढ़ाइए, स्टार्ट कीजिए, हम सब रेडी हैं। वेरी गुड। सेक्शन 48(3) ये नंबर याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। शैल बी अट्रैक्टेड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। 48(3) तभी पिक्चर में आएगा जब ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। कौन कौन सी कंडीशन, एसएससी ने कोई खर्चा इनकर किया हो, वर्ड हाईलाइट कर लो, एसएससी ने कोई ना कोई खर्चा इनकर किया हो, मतलब कि एक्सपेंडिचर होना जरूरी है। इनकम की बात नहीं की गई। इनकम आप 10,000 से ज्यादा कैश में ले रहे हो चलेगा, लेकिन आप जो खर्चा कर रहे हो ना वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ रही है। हालांकि मैं 269 ST सेक्शन भी आपको पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। अदर सोर्सेज वगैरह में जाके हम वो सेक्शन पढ़ेंगे, तब हम सीखेंगे, उसको यहाँ से लिंक करेंगे। बट आज मैं कोई लिंकेज नहीं सिखाऊंगी क्योंकि अभी आपको 269 ST T ये सब नहीं आता है। ठीक है मैम। अभी हम सिर्फ जनरल नॉलेज एंड डिटेल डिस्कशन करेंगे 40AB का। ठीक है जी। जी मैम सुनो, तो असेसिंग ऑफिसर ने एक खर्चा किया हो, लिख लो क्लियर कट कि वो कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। इनकम की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, खर्चे की। खर्चा करना ही जरूरी नहीं है, खर्चे के लिए आपने पेमेंट भी की जानी होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने खर्चा कर दिया, दैट मीन्स मैंने कहीं से 10,000 रुपए का ये पेन खरीदा, लेकिन मैंने पेन की पेमेंट ही नहीं की, तो दोनों चीजें जरूरी है कि खर्चा भी होना चाहिए प्लस पेमेंट भी होनी चाहिए। खर्चा भी होना चाहिए प्लस पेमेंट भी होना चाहिए। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और अग्रीगेट पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे। अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड, आपने किसी एक पर्सन को पेमेंट की है एक सिंगल डे में, टोटल ऑफ द पेमेंट इन अ डे टू अ पर्सन अगर एक्सीड कर जाता है 10,000 रुपए से ज्यादा, और वो पेमेंट आपने अदर देन बैंकिंग चैनल की है, दैट मीन्स अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, दैट मीन्स NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग चैनल को हटा के अगर आपने पेमेंट की है 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट की है, तो वो पेमेंट आपकी क्या हो जाएगी, 100% पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। सुनो अब मेरी बात, एनालिसिस करते हैं इतनी बात पर कि वो कोई खर्चा होना चाहिए, और खर्चा ही नहीं, खर्चे के साथ साथ वो पेमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है जी। आपने खर्चे के साथ साथ पेमेंट भी की हो और वो पेमेंट हो 10,000 से ज्यादा की।
इन अ सिंगल डे, इस बात का क्या मतलब है? इन अ सिंगल डे, सपोज करो आपने क्या किया, आपने जो खर्चा किया वो कितने का किया? 5,000 रुपये का। ठीक है जी, आपने 5,000 रुपये का खर्चा किया, तो ये 5,000 रुपये का खर्चा किया आपने, 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी आज ही के दिन, तो ये तो यहाँ पर कवर नहीं होगा क्योंकि ये 10,000 से कम है, इस पर 48(3) अप्लाई नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। अब सपोज करो आपने जो खर्चा किया वो कर दिया 10,000 रुपये। अभी सारे एग्जाम्पल्स नीचे लिखे, सारे पढ़ाऊंगी। 10,000 रुपये का आपने खर्चा किया, 10,000 मतलब अब ले लो खर्चा आपने किया है 12,000 रुपये का। ठीक है जी, आपने 12,000 रुपये का खर्चा किया। आपने 12,000 रुपये का जो खर्चा किया, इसकी पेमेंट आप कैसे कर रहे हो? सुबह 10 बजे आपने 2,000 रुपये दे दिया। कितना दे दिया? 2,000 रुपये पे कर दिया। फिर 11 बजे भी आपने 2,000 रुपये दे दिया। ठीक है जी, फिर आपने 12 बजे 5,000 रुपये दे दिया। कितना बचा? 5 2 7, 7 और 2 9, 9 3 बच गया। फिर आपने दिन में 2 बजे आपने कितना रुपया और दे दिया? 2,000 रुपया और दे दिया। 5 और 2 7 और 2 9, 3,000 रुपया और दे दिया। तो इस केस में क्या ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा या नहीं बताइए? पेमेंट 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं है कोई सी भी। पेमेंट तो एक बार में 2,000 की, एक बार में 2,000, एक बार में 5, एक बार में 3, क्या ये पेमेंट 10,000 से ज्यादा है? नो मैम। अब बताइए खर्चा अलाउ होगा या डिसअलाउ? मैम ये खर्चा डिसअलाउ होगा। क्यों? क्योंकि मैम एक तो ये खर्चा आपने कैश में पे किया है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 10,000 से तो कम है। आपने कहा नो मैम, ये जो खर्चा है ना, आपने एक दिन में जितना भी पेमेंट किया है उन सब का एग्रीगेट किया जाएगा एक पर्सन को। आपने 12,000 रुपये का सामान एक ही पर्सन से खरीदा था और उनको आपने पूरे दिन में धीरे धीरे पेमेंट दिया, लेकिन पूरे दिन का अगर मैं एग्रीगेट करूँ ना मैम आपका, तो वो 10,000 रुपये से ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आपका डिसअलाउ हो जाता है। मैंने कहा अरे बड़े समझदार हो गए हो आप, तो बिल्कुल सही मेरे को चीजें समझा देते हो। अब सुनो, इसने क्या किया हो, अब क्या हुआ हो, एक केस और आप सबके सामने रख रही हूं, सुनिए जी। अभी सारे एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं, कुछ मत नोट कीजिएगा, सब लिखा है बल्कि बहुत ज्यादा लिखा है। मिस्टर एक्स की एक दुकान थी, ये पेन थोड़ा सा ना आज प्रॉब्लम दे रहा है। मिस्टर एक्स की एक दुकान है, ठीक है मैम। सिमिलरली मिस्टर वाई की भी एक दुकान है, ठीक है मैम। मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स की दुकान से क्या खरीदा? रूम हीटर परचेज किया। बहुत खरीदा एसी, आज खरीदेंगे रूम हीटर। ठीक है मैम, एक रूम हीटर लिया। ये जो रूम हीटर है ये 6,000 रुपये का है। मिस्टर एक्स ने एक बिल बनाया और बिल बना के मुझे दे दिया। ये ट्रांजैक्शन मैंने की 6 जनवरी को। कब की है? 6 जनवरी को। ठीक है जी मैम। फिर मैंने 6 जनवरी को मिस्टर वाई की दुकान से एक मशीन खरीद ली। क्या खरीदी? मशीन खरीद ली, नॉर्मल मशीन खरीद ली। उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपये। कितनी थी? 5,000 रुपये। इसने भी मेरे को एक इनवॉइस बना के दे दिया। मैंने दोनों को ही 6 जनवरी को कैश में पे कर दिया। बताइए मुझे, बताइए क्या ये प्रोविजन अप्लाई होगा कि नहीं? सोचिए और बताइए। मैम ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा और आपके 11,000 रुपये डिसअलाउ नहीं होंगे। अरे मैंने 11,000 रुपये कैश में पे किया है मैम, डिसअलाउ नहीं होगा। अरे ये तो देखो मैंने सिंगल डे में दोनों ही पेमेंट मैंने 6 जनवरी को की है मैम, तब भी डिसअलाउ नहीं होगा। अरे क्यों डिसअलाउ नहीं होगा ये तो बताओ मेरे को। मैम एक सिंगल पर्सन को पेमेंट नहीं किया आपने 10,000 से ज्यादा, आपने मिस्टर एक्स को 10,000 से कम पेमेंट किया है और मिस्टर वाई को भी आपने 10,000 रुपये से कम पेमेंट किया है। अगर एक ही पर्सन को एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दोगे ना, तब ये प्रोविजन अप्लाई होगा, अदरवाइज ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अब बात बनी कि नहीं बनी? चलो मैसेज करके बताओ। मैम बन गई। चलिए सुनिए अब आगे। इनहांस्ड अच्छा ये चीज मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, ये चीज अभी आपको पढ़ाऊंगी। अभी सुनो, अभी तक आपने क्या सीखा कि 10,000 से ज्यादा का आपने खर्चा किया, अदर देन बैंकिंग चैनल किया। ठीक है जी, अदर देन बैंकिंग चैनल किया, यानी कि कैश में किया या फिर क्रॉस चेक में आपने पे किया। ठीक है मैम, तो उस केस में जितना भी खर्चा आपने किया वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन सुनो सुनो सुनो, जो पर्सन इंगेज्ड है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, जो कि इस काम में लगे हुए हैं, हालांकि इसके ऊपर एक पूरा सेक्शन हम पढ़ेंगे जब हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम पढ़ेंगे, तब मैं उसको ये डिटेल में बहुत ज्यादा समझाऊंगी वहां पर। अभी सुनो कि क्या होता है।
अगर कोई पर्सन प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो गुड्स कैरेज होते हैं, गुड्स को कैरी करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनको हायरिंग पर देते हैं, उनका बिजनेस वो कर रहे हैं, जैसे कि ट्रक को हायर पे देना, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स कैरेज करने वाले जो भी व्हीकल्स होते हैं उनको हायर पे दे रहे हैं, ऐसा कोई इनका बिजनेस है, तो उनके केस में जो पेमेंट की लिमिट है वो 10,000 नहीं है, वो कितनी है, 35,000 रुपये। अगर इस केस में 35,000 रुपये की पेमेंट की जा रही है तब तक चलेगा। 35,000 से ज़्यादा पेमेंट की जा रही है, प्लेइंग हायरिंग वालों को की जा रही है, 35,000 से ज़्यादा की जा रही है, कैश में की जा रही है, सिंगल डे में की जा रही है, तो फिर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और एंटायर पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। सिंपल सी बात याद रखो, मेन लिमिट 10,000 है, लेकिन ये स्पेशल पर्पज के बिजनेसमैन के लिए लिमिट कितनी रखती, 35,000 रुपये। चलो अब आ जाओ, मेरी बात सुनो मैम, ये जो लिमिट है 10,000 और 35,000 वाली, ये सभी केसेस पे है, मतलब कि हमको सभी केसेस में बैंक के थ्रू पेमेंट करना होगा, कुछ केस एक्सेप्शन में नहीं आएगा। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 6DD। रूल नंबर 6DD ने कुछ एक्सेप्शन डिफाइन कर रखे हैं और एक्सेप्शन के अंदर बताया है कि अगर आप इस सिचुएशन में फॉल करोगे, इनमें फॉल करोगे, इन सिचुएशन में फॉल करोगे, तो उस केस में आपके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आपकी पेमेंट 10,000 से ज्यादा है और 35,000 से ज्यादा है और आपने अदर देन बैंकिंग चैनल यूज करके इनको पे कर दिया है, स्टिल आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब समझते हैं कि 6DD में ऐसे कौन से एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। आ जाइए, सुनिए मेरी बात। इतनी बात खत्म करके हम करेंगे खूब सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस। आइए जी, देखिए, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इशू आ गया था, अभी ठीक है। चलिए, रूल 6DD की अब हम पढ़ते हैं कंडीशंस। इन द फॉलोइंग केसेस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48(3) शैल नॉट अप्लाई। पहला केस, वेयर द पेमेंट इज मेड टू द RBI एंड एनी बैंकिंग कंपनी। आप किसी बैंक में पेमेंट करने जा रहे हो, आपको बैंक में पेमेंट करना है, सपोज आपको बैंक में पैसा देना है, बैंक में आप पैसे का डिपॉजिट करने जा रहे हो, आप लोन की पेमेंट करने जा रहे हो, तो उस केस में ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। जेन्युइन भी है, अब बैंक में पैसा तो देना पड़ेगा ना, बैंक में तो आप कैश ही लेके जाते हो ना। जी मैम, तो उस केस में आपका ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अगर आप पेमेंट दे रहे हो LIC को, SBI को और एनी सब्सिडरी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को, SBI, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर किसी सब्सिडरी बैंक को या फिर किसी कोऑपरेटिव बैंक को, तो उस केस में भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, इन केसेस में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। तो जेन्युइन केस है, यहाँ पर तो हमें कैश में भी पेमेंट करना पड़ेगा। वेयर द पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम ड्यूटी, तो अपनी डिपार्टमेंट है, अपनी डिपार्टमेंट कैश में पेमेंट लेंगे तो झूठ थोड़ी ना अपन को बताएंगे, सच्ची सच्ची बताएंगे। तो अगर आप सेल्स टैक्स में, कस्टम में पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर रहे हो तो चलेगा। वेयर द पेमेंट इज मेड इन अ टाउन और विलेज नॉट सर्व्ड बाय एनी बैंक, ऐसे टाउन और ऐसे विलेजेस में आप पेमेंट कर रहे हो जहां पर बैंक नहीं होते, आपने कोई चीज खरीदा, आपको उसका पेमेंट करना है, पेमेंट 10,000 रुपये से ज्यादा है, लेकिन आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कैसे करोगे, वहां पर कोई बैंक नहीं है, वहां पर बैंक के द्वारा कोई सर्विस नहीं दी जाती, आप पर बैंक की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, वेयर द पेमेंट इज मेड ऑन अ डेट ऑन विच द बैंक वर क्लोज। सपोज करो आज ही आपको कोई पेमेंट करना है, लेकिन आज बैंक क्लोज्ड है और आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट आप उसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना चाहते थे, बट बैंक क्लोज्ड है, जिसकी वजह से आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह नहीं बनवा सकते, तो फिर आप कैश में पेमेंट करना चाहते हो तो वो चलेगा, लेकिन एक्चुअल में बैंक क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ, आपने पेमेंट की है, क्यों पेमेंट की, आप परचेज कर रहे हो, एग्रीकल्चर को परचेज कर रहे हो और रोटरिस्ट प्रोड्यूस को परचेज करने के लिए पेमेंट कर रहे हो। देखो, ये पेमेंट आप किसको कर रहे हो, आपने कुछ एग्रीकल्चर परचेज किया तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वगैरह लॉ बोलता है कि जनरली आप फार्मर से परचेज करते हो, और फार्मर जनरली बैंकिंग चीज़ों को नहीं समझते, वो कैश को समझते हैं, वो कैश ही लेना पसंद करते हैं। अगर आप उनको कैश नहीं दोगे तो जनरली वो आपको अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचे भी ना। तो उस केस में बोला गया है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए चल रहे हो तो वो चलेगा। ठीक है जी, जी मैम।
द प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, मीट, हाइड एंड स्किन्स और डायरी ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। ये बोल रहे हैं कि आप जो क्या कर रहे हो, आप जो पेमेंट कर रहे हो, आप किसको पेमेंट कर रहे हो, आप एनिमल हस्बेंड्री चलाते हो, ठीक है जी, या फिर आप जो लाइव स्टॉक होता है यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनका रख रखाव करते हो, मीट, हाइड्स और स्किन्स वगैरह का, और कोई डेयरी प्रोडक्ट वगैरह आप सेल करते हो, आप कोई फार्मिंग करते हो, तो इस केस में आप इन पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, तब भी आपके केस में भी पेमेंट कैश में चलेगा। फिश और फिश प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, या फिर आप फिश या फिश प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो, उनके लिए पेमेंट कर रहे हो, तब भी चलेगा। या फिर आप पेमेंट कर रहे हो प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर के लिए, किसके लिए कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, तब भी पेमेंट कैश में चलेगा। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं जी मैम? हमको बात समझ आ गई, पर मैम एक बार इसका मीनिंग भी बता दो। देखो, हॉर्टिकल्चर एप्लीकल्चर का मतलब होता है कि आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। हॉर्टिकल्चर एप्लीकल्चर का मतलब होता है कि वो जो फसलें वगैरह की जो ग्रो की जा रही हैं वो बहुत ही स्मॉल जगह पर की जा रही है और मिक्स किया जा रहा है। जैसे कि क्या होता है ना, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी जगहों में आलू ही मतलब पोटैटो की फसल करते हैं, कोई कहीं पे अनियन की कर रहा होगा। लेकिन ये जो हॉर्टिकल्चर के केस में क्या होता है कि जिनके पास छोटा लैंड है वो वहां पर मिक्स करके सारी फसल एक ही जगह पर कर सकते हैं, सारी फार्मिंग एक ही जगह पर कर रहे हैं। तो आप उनसे कुछ परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनको भी आप पेमेंट कैश में कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पर क्लियर कट देखो लिखा हुआ है कि जो कल्टीवेटर है, ग्रोअर है, प्रोड्यूसर है, उनको ही आप पेमेंट कर रहे हो। लेकिन कोई एजेंट बीच में आ गया, एजेंट बोले तो मैम लिख लो यहाँ पे क्लियर कट, एजेंट को आपने पेमेंट की है तो एजेंट को कैश में पेमेंट अलाउ नहीं है। जैसे कि सपोज करो मिस्टर ए कोई फार्मर है, ये क्या करते हैं, ये फसलों को ग्रो करते हैं, उनको प्रोड्यूस्ड करते हैं। ठीक है जी, अब इनकी फसलें जो हैं, इनकी फसलें बाहर मार्केट में बेची जानी है। अगर ये जो मिस्टर वाई है ये डायरेक्ट मिस्टर एक्स से आके खरीदते हैं तब तो ये इनको कैश में पे करेंगे, चलेगा। लेकिन बीच में कोई एजेंट आ जाता है और एजेंट क्या करता है, मिस्टर एक्स की फसलों को ले जाते हैं कि मिस्टर वाई को बेचता है। अब ये जो बीच में एजेंट आ गए, एजेंट को जो भी पेमेंट की जा रही है ये पेमेंट कैश में नहीं होगी, ये पेमेंट फिर बैंकिंग चैनल से ही होनी चाहिए। यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्शन काम नहीं करेगी। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वेयर अ पेमेंट इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर प्रोसेस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पर ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि घर में बनाई जाती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाथ से बनाई गई चीज़ें होती हैं, जैसे कि बुनाई का काम, कढ़ाई का काम, ये जो होममेड चीज़ें होती हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होममेड चीज़ें जिसमें पावर का कोई यूज़ नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ नहीं होता। ऐसी चीज़ों को परचेज करने के लिए आप पेमेंट दे रहे हो तब भी वो पेमेंट कैश में हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ो, लास्ट पढ़ो, वेयर एंड पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉय जो कि रिटायरमेंट ले रहे हैं या रिट्रेंच हो रहे हैं या जिनका रेजिग्नेशन किया जा रहा है या फिर उनकी डेथ हो गई है, उनको ग्रेच्युटी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जा रहा है। अगर ऐसे ऐसे बेनिफिट इंडियन एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं तो इनको 50,000 रुपए तक का कैश दिया जा सकता है, 50,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। 50,000 से ज्यादा दोगे तो इंटायर अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए फटाफट से एग्जाम्पल पर। हालांकि एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे काफी हद तक, बट कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। अ बिल इज रेज्ड फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ 80,000 कैश, पेमेंट आर मेड एज अंडर। 80,000 रुपए का खर्चा हुआ है। देखो खर्चों के साथ साथ पेमेंट भी हुई है। पेमेंट कैसे हुई है, 8 तारीख को 10,000 रुपया गया, 1 तारीख को 10,000 गया, 2 तारीख को 10,000, 3 तारीख को 10,000, 4 तारीख को 10,000, इसको सही करके कर लो 10,000, और 5 तारीख को 40,000 रुपया गया। एक ही बिल था, इसका मतलब परचेज एक ही पर्सन से हुई है। एक ही पर्सन से एक ही दिन में देखो 10,000 से ज्यादा पेमेंट तो नहीं हो रही मैम, इस केस में नहीं है, इस केस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट इस केस में है तो ये 40,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? आ गई। इंटायर खर्चा एक दिन में कितना हुआ है, 40,000, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल रेज्ड फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000। आपने कोई खर्चा किया, उस खर्चे एक ही पर्सन से लिया होगा, जब एक ही बिल है तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट आपने क्या किया, एक ही दिन में डिफरेंट टाइम पर कर दी। अब एक ही दिन में तो करी है, हमें तो एक ही दिन की पेमेंट का एग्रीगेट करना होता है और ये पेमेंट 10,000 से ज्यादा है तो पूरी की पूरी पेमेंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउ। नेक्स्ट,
आ जाइए सभी पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 3 पे। 3 इनवॉइस रेज्ड, 3 इनवॉइस रेज किए गए। ओ माय गॉड। पहला इनवॉइस 6000 का, दूसरा इनवॉइस 6000 का, तीसरा इनवॉइस 5000 का। टोटल बताइए कितना हुआ? 6 6 12, 12 और 5 मैम 17000। टोटल खर्चा कितने का हुआ? 17000 रुपए का। अब देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ये तीनों जो बिल है ये एक ही पर्सन से लिए हैं या फिर नहीं। मैम सही बात है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। इन्होंने बोला है कि बिल रेज्ड हुआ है, पहले बिल 6000 रुपए का है, दूसरा बिल 6000 का है, तीसरा बिल भी 5000 रुपए का है, और ये खर्चा 10,000 से ज्यादा जा रहा है। और इन्होंने क्या किया है? 17,000 की पेमेंट एक ही बार में कर दी है। सही बात है मैम, क्वेश्चन तो हमको समझ आया कि जो खर्चा है वो तो 6000 का है। देखो मैं लिख रही हूँ, खर्चा 6000, दूसरा खर्चा 6000, तीसरा खर्चा 5000, लेकिन जो पेमेंट हुई है वो कितने की हुई है? 17,000। पेमेंट एक ही दिन में हुई है? जी मैम पेमेंट एक ही दिन में हुई है। क्या ये पेमेंट एक ही पर्सन को हुई है? मैम पता नहीं, क्योंकि बिल अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता मान लो एक ही पर्सन को हुई है। अब देखो एक और चीज, इसमें क्या बोला गया है? खर्चा एज वेल एज पेमेंट, बार बार बोल रही थी एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज पेमेंट, दोनों ही चीजें 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये खर्चा 10,000 से ज्यादा का हुआ है? एक बिल 10,000 से ज्यादा का है? नो। क्या ये बिल 10 से ज्यादा है? नो नो। खर्चा के साथ साथ पेमेंट भी 10 से ज्यादा होनी चाहिए। पेमेंट तो ज्यादा है बट खर्चा 10 से ज्यादा नहीं है। मैम इसका मतलब ये तो लूप होल निकल आया कि हम डिफरेंट बिल रेज करवा लें। हाँ, डिफरेंट बिल रेज करवा लोगे तो चलेगा। बिल एक ही है, एक ही बिल पर 10,000 से ज्यादा का खर्चा है और पेमेंट भी 10,000 से ज्यादा है तो नहीं चलेगा। ठीक है जी मैम। असेसी गेव एडवांस 2 लाख इन कैश on 20/2/2019 for supply of goods. The goods are supplied on 3/6/2019 for 2 लाख and advance is adjusted. 2 लाख रुपए की पेमेंट एडवांस में दे दी। ओ माय गॉड, मतलब कि 2 लाख रुपए की पेमेंट एडवांस में दी और खर्चा भी हुआ है। इसका मतलब डिसअलाउ हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो, हम फ्यूचर में करेंगे 269ST। यहाँ पर लिख लो, जब समझाऊंगी कि क्या होता है, अभी नहीं समझा रही हो। इसमें हम लिंक करेंगे। मिस्टर एक्स परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख एंड मेक पेमेंट इन कैश। ओ माय गॉड, 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा प्लस पेमेंट भी 10,000 से ज्यादा का खर्चा, पेमेंट भी 10,000 से ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा? ये भी हमारा डिसअलाउ हो जाएगा 48(3) में। जी मैम बिल्कुल। मिस्टर एक्स रियल एस्टेट ट्रेडर परचेज अ बिल्डिंग फॉर 10 लाख एंड मेक द पेमेंट इन कैश। ये भी क्या हो जाएगा मैम? डिसअलाउ हो जाएगा। मिस्टर एक्स पेड ₹50,000 एज अ सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय बाय वे ऑफ क्रॉस चेक। मैंने पहले ही कहा था कैश में पेमेंट नहीं होगी, क्रॉस चेक में नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मैम? ये भी पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? जी आइए एक और एग्जाम्पल कीजिए। चलिए, मिस्टर एक्स मेक परचेज अ गुड्स ऑफ 60,000 एंड मेक पेमेंट ऑफ 50,000 बाय अकाउंट पे चेक एंड 10,000 इन कैश। बताइए मैम, कोई भी डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि कैश की पेमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं है। मिस्टर एक्स मेक द पेमेंट ऑफ 50,000 एज अ डोनेशन। बताइए सेक्शन 48(3) अप्लाई होगा कि नहीं? नो मैम। क्यों? क्योंकि वो मैम वो एक्सपेंडिचर पर अप्लाई होता था, डोनेशन पर नहीं। ठीक है जी, आ जाइए। अब आपका ये हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब 2 छोटे सेक्शंस और बचे हैं, फिर हमारा पीजीवीपी का एक पोर्शन खत्म। दूसरा एक स्कीम वाला बचेगा, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड। ये छोटी सी बात है जो मैं बता रही हूँ। मैंने जब आपको सेक्शन नंबर 36 पढ़ाया था तो वहां पर क्या बताया था कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा ग्रेचुटी फंड में, वो अलाउ हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। अगर आपने एक्चुअल में पेमेंट किया तो वो अलाउ हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप एक्चुअल में पेमेंट करते हो तब तो अलाउ होता ही होता है, चाहे वो कोई सा भी ग्रेचुटी फंड हो, चाहे अप्रूव्ड हो चाहे नॉन अप्रूव्ड हो, कोई सा भी ग्रेचुटी फंड हो। अगर एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपको एक्चुअल में अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अप्रूव्ड फंड है
आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं कर रहे, आप उसके लिए प्रोविजन बना के रख रहे हो, तो आप सब जानते हो प्रोविजन अलाउ नहीं होता। लेकिन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के केस में प्रोविजन आपने अगर बनाया है तो वो भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन अगर आपने अनअप्रूव्ड के केस में बनाया है तो अलाउ नहीं होगा। यानी कि एक्चुअल पेमेंट तो किसी भी केस में करो अलाउ है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोविजन की, तो प्रोविजन अगर आप बना रहे हो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के लिए तो अलाउ हो जाएगा। अगर प्रोविजन आप बना रहे हो अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के लिए तो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है जी मैम, आप पढ़ाइए इस बात को, यहाँ से आ जाइए, पढ़ते हैं। No deduction shall be allowed in respect of any provision made by assessee। आप सब जानते हो कि जब भी प्रोविजन बनाया जाता है पेमेंट के लिए assessee के द्वारा ग्रेच्युटी की पेमेंट के लिए, तो वो प्रोविजन अलाउ नहीं होता। ठीक है जी, जी मैम। लेकिन ये डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, कब अलाउ हो जाएगी कि जो भी प्रोविजन बनाया जा रहा है वो सम या तो एक्चुअल में पे कर दिया जाए, एक्चुअल में पे किया जाएगा तो आप सबको पता है 36 में भी पढ़ा था अलाउ हो जाता है, या फिर ये जो प्रोविजन आप बना रहे हो एक्चुअल में पे नहीं कर रहे हो बट आप प्रोविजन बना रहे हो, और ये प्रोविजन अगर आप अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के लिए बना रहे हो तो ये अलाउ हो जाएगा। चलिए जी, अब देखिए एक सेक्शन और ऐसा आया करता था पीजीबीपी में, बार बार आता था, बार बार आता था, 1000 बार आया है, और मैं आपको बोलती थी कि हम इसको पढ़ेंगे। आज उसकी भी बारी आ गई। मैंने आपको कितनी बार बोला, इवन अभी भी बोला कि कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में पे करोगे तभी अलाउ होंगी। जैसे कि आपको याद होगा बोनस की बात मैंने बताई थी कि बोनस तभी अलाउ होगा जब एक्चुअल में पे हो। फिर बताया था कमीशन भी तभी अलाउ होगा जब एक्चुअल में पे हो। फिर आपको बताया था कि एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में वो भी तभी अलाउ होता है एज अ एक्सपेंस जब वो एक्चुअल में पे करते हैं। सिमिलरली ग्रेच्युटी का भी आपको बताया था कि जब वो एक्चुअल में पे होता है तभी अलाउ होता है। ठीक है जी मैम, इसमें वो सारी बातें लिखी हैं जहां पर एक्चुअल में पेमेंट होगी तभी अलाउ होगा। अब भले ही वो आपका अक्रूड कभी भी हो जाए, डजेंट मैटर, पेमेंट की है अलाउ होगा, पेमेंट नहीं की है अलाउ नहीं होगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? बात तो समझ आई। सुनिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, following payments made are allowed as a deduction in the previous year in which they are actually paid। कब अलाउ होगा? जिस ईयर में आपने एक्चुअल में पे किया हो। It is irrelevant which type of accounting follow by the assessee। मैंने आपको क्लास 1 में एक चीज बताई थी जब इनकम टैक्स शुरू हुआ था कि पीजीबीपी, याद आ रहा है कुछ? पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो इन दोनों की इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर ये कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगी, मतलब कि जब एक्चुअल में पे होगा तब टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ये मर्केंटाइल अकाउंटिंग बेसिस कर रहे हैं तो अक्रूवल बेसिस पर इनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है, इनके खर्चे भी उसी के बेसिस पर डिडक्शन मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके थ्रू एक एक्सेप्शन बताया गया है 43B के थ्रू। अब चाहे तो आप कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, चाहे अक्रूवल बेसिस दैट मींस मर्केंटाइल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, कोई सी भी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, डजंट मैटर। ऐसी 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 एंड ऐसी पेमेंट कर रहे हो तो जब एक्चुअल में पेमेंट करोगे तभी आपको खर्चा अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज ये खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सुनिए कैसी कैसी पेमेंट। any sum payable by assessee by way of tax, duty, cess or fee, whatever name called under any lawful timing in force। आप टैक्स, ड्यूटी, सेस के नाम से पैसा दे रहे हो, एक्चुअल में दोगे तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। और एक चीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनकम टैक्स तो एक्चुअल में देते हैं तब भी अलाउ नहीं होता। एनी सम पेबल बाय असेसी एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन, जब भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो लोन पर, किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, शेड्यूल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से आपने लोन ले रखा है, तो आप जब एक्चुअल में इनको पेमेंट करोगे तभी आपको अलाउ होगा इंटरेस्ट, वरना आपको इंटरेस्ट एज अ एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। लेकिन अदर देन, इसमें इन्होंने क्लियर कट बोला, अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, अ प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी और रूरल डेवलपमेंट बैंक से अगर आपने लोन लिया है और इनको इंटरेस्ट कर रहे हो तो अक्रूड बेसिस पे भी आपको खर्चा अलाउ
हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉय, बोनस और कमीशन, आप एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो एक्चुअल में दोगे तभी अलाउ होगा, अक्रूड होने से मतलब नहीं है। लीव इनकैशमेंट आप सब जानते हो, सैलरी में बहुत अच्छे से कराया था। लीव इनकैशमेंट अगर आप एक्चुअल में पे कर रहे हो तभी आपको एज अ खर्चा अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है टूवर्ड्स पीएफ, ग्रेचुइटी फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड, एक्चुअल में जब कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है तभी अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम बात समझ आ रही है। एनी सम पेबल बाय असेसी टू इंडियन रेलवे फॉर यूज इट रेलवे एसेट एट रेलवे एसेट, अगर कोई पर्सन रेलवे की असेट को यूज कर रहे हैं तो एक्चुअल में जब पैसा पे करेंगे तभी उनको अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। इसके कुछ एक्सेप्शन है, ये पढ़ लो। If the payment is made on or before the due date of return of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred, then provision of 43B shall not apply. For this, proof of payment has to attest along with the return. चलिए इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है जी? जी मैम बिल्कुल समझाइए। सुनो, इन्होंने क्या बोला कि आपने कोई पेमेंट इनकर कर दी, ठीक है जी? सॉरी, इफ द पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइबिलिटी टू पे सच सम वाज इनकर्ड। ये क्या बोल रहा है, मैं एग्जांपल से रखती हूँ। सपोज करो आपको 18-19 की रिटर्न फाइल करनी थी। 18-19 का क्या मतलब है? ये ईयर शुरू हुआ होगा 1/4/2018 को और ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। बताइए इस वाले पीरियड की जो रिटर्न है वो कब जाएगी? मैम इस पीरियड की रिटर्न की लास्ट डेट होगी, आपने हमें जनरल डेट याद कराई है सितंबर मंथ, तो फिर 30 सितंबर 2019 लास्ट डेट होगी इस वाले ईयर की रिटर्न की फाइलिंग की। तो इस ईयर में जो भी आपने इनकम कमाई उसको आप क्या करोगे? असेसमेंट ईयर में टैक्स भरोगे। जी मैम, तो इस ईयर का टैक्स जो होता है वो इस ईयर में भरा जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में इनकम टैक्स भरा जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई कि नहीं मैम? आई। इस वाले ईयर में आपने खर्चा किया था, आपने बोनस दिया था। सपोज करो क्या दिया था? बोनस दिया था 1 लाख रुपए का आपने एम्प्लॉय को। कितने रुपए का बोनस है? 1 लाख रुपए का मैम बोनस है। ठीक है जी, ये जो बोनस है आपने इसी ईयर में दिया था, लेकिन एक्चुअल में पे नहीं किया, पर आपने ड्यू कर दिया कि हाँ मुझे उस एम्प्लॉय को इतना बोनस देना है, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट आपने इस ईयर में नहीं किया। और बोनस आपको तभी अलाउ होता है जब आप उसको एक्चुअल में पे करते हो, बट इस ईयर में तो आपने एक्चुअल में पे ही नहीं किया, लेकिन ड्यू कर दिया कि जी हाँ उस एम्प्लॉय को मुझे देना है, पर दिया नहीं है। आपने दिया, सपोज करो कब दिया? मार्च के बाद जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, सपोज आपने अप्रैल में दे दिया। अब जब अप्रैल में दिया तो अप्रैल कौन सा ईयर हो गया? मैम ये तो 1920 ईयर हो गया। 1920 ईयर में आपने पेमेंट किया है, इसका मतलब 1920 में मैम ये खर्चा आपको अलाउ होगा। इसी बात पर तो ये एक्सेप्शन आया। अगर ये एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं होता, अगर ये एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं होता तो ये खर्चा जो 1 लाख रुपए का है मुझे 18-19 में अलाउड होता? नो मैम। कब अलाउड होता? मैम 1920 में अलाउ होता, जब आप 1920 ईयर की इनकम कंप्यूट कर रहे होते। और 1920 की रिटर्न कब भरी जाती? 2021 में, तब आप इस खर्चे की डिडक्शन लेते। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन में लिख के आया कि अगर कोई खर्चा आपने इनकर्ड किया किसी पर्टिकुलर ईयर में और उस खर्चे की पेमेंट आपने कर दी उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले, तो वो खर्चा आपको पर्टिकुलर ईयर की इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाएगा जिस ईयर में इनकर्ड किया गया है वो खर्चा। बात समझ आई कि नहीं? नो मैम, कुछ नहीं समझ आया। सुनो, 18-19 में आपने खर्चा इनकर्ड किया, ठीक है जी, आई मीन खर्चा ड्यू हो गया, लेकिन वो खर्चा अभी आपने पे नहीं किया। लेकिन क्लियर कट लॉ में लिखा अगर उस खर्चे को आपने पे कर दिया रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले, दैट मीन्स 30 सितंबर से पहले पहले, तो ये जो खर्चा है 1 लाख रुपए का, इसको आप इसी ईयर में डिडक्ट कर पाओगे। इसी पर्टिकुलर ईयर का जब इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होगे तो उसी टाइम डिडक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट ईयर में डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात समझ आई? एक्सेप्शन की इंपॉर्टेंस समझ आई? अगर ये एक्सेप्शन ना होता तो ये 1 लाख रुपए का खर्चा मैं 18-19 में माइनस नहीं कर पाती। कब माइनस करती? जब 19-20 की रिटर्न फाइल की जाती, 20-21 में तब। पर मैं 18-19 की रिटर्न कब फाइल कर रही हूँ? 19-20 में, तो ये खर्चा मैं 18-19 की रिटर्न का 19-20 में ही क्लेम
कर लूंगी। तो जिस ईयर का खर्चा है उसी ईयर में डिडक्शन मिल गई, क्योंकि जो मैंने खर्चा पे किया है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पे कर दिया। आई होप आपको बढ़िया तरीके से अब बात समझ आ गई होगी। बात समझ आई कि नहीं बताइए। जी मैम, बात समझ आई। चलिए ये वाली क्लास अब मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, तब ये रिवाइज करेंगे और पीजीबी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी, सभी को हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर। खूब मजे से एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।